अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू नॉवेल्स कलेक्शन पर खुशामदीद। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और अगर आप किसी नॉवल की फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नॉवल की तरफ, जिसकी राइटर है फ़ायज़ा इफ्तिखार, और नॉवल का नाम है आंखों से मेरी देखो। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उसने महसूस किया कि कोई कमरे में मौजूद नहीं। खुद को तन्हा पाते ही उस पर छाई घबराहट अरूज पर जा पहुंची थी। हल खुश्क होने को था। नरमीन बाजी जाते जाते उसे कमरे में मौजूद ज़रूरत की हर शय के बारे में बता गई थी, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत ना हो पाई कि हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से पानी का गिलास उठाए। कुछ मिनट के बाद भारी आंचल की झुरी से निगाहें इधर उधर घुमाकर किसी के ना होने का इत्मीनान किया, और फिर उसके सजे संवरे वजूद में हल्की सी जुम्बश हुई। मेहंदी के गुल बूटों से सजा नाजुक पैर ठंडे मार्बल पर पड़ा तो एक सरसी लहर उसके बदन में दौड़ गई। साथ ही बारी पाजेबें छनक छनक गईं। अब तक जिस रास्ते से गुजरकर यहाँ उस कमरे में लाया गया था, वहाँ उसने दबीज कालीनों की नरमी हाई हील के सैडल के बावजूद महसूस की थी। झुकी हुई निगाहों के साथ खुश रंग कालीनों पर बिखरी फूलों की पत्तियां भी देखी थी। और अब वो कदरे हैरत के साथ नंगे पैर के नीचे सुरमई झाग का सा चमकदार संगी फर्श देख रही थी। बेड पर वो आराइश मफकूद थी जो अमूमन दुल्हनों के इस्तकबाल की गर्ज से की जाती है। वेलवेट का डार्क ग्रे कवर बिछा हुआ था, जिसके वसत में और सरहानों के ऊपर एक नहायत जानदार गुलाब का फूल प्रिंट था। जानदार इसलिए कि दूर से ही उसकी पत्तियों पर पड़े शबनम के कतरों की नमी महसूस होती थी। उसने जरा सा हाथ बढ़ाकर इसके मखमली नक्श पर उंगलियां फेरी। साइड टेबल पर रखे खुशनुमा गुलदान में ताज़ा गुलाब सजे हुए थे। फिजा में उनकी खुशबू इस तरह रची हुई थी कि उसे अपने बदन से उठती उपटन मेहंदी और इत्र की महक मध्यम पड़ती महसूस हुई। संदल और चंबेली के अतर में गूंद गूंद कर ये उपटन उसके बचपन की सहेली नाजों ने 3 दिन तक लगाया था। और हाँ, इसके आंसू भी तो इसमें गुंदे हुए थे। उसे इश्कों के मोती तोहफे में देने के सिवा वो क्या कर सकती थी। हालांकि कोई उसके दिल से पूछता कि नाजू के आंसू से कितनी तमानियत दे रहे थे, उसे ये सोच सोच कर तस्कीन हो रही थी कि कोई तो है जो इस भरी दुनिया में उसकी रुखसती पर रोने वाला। नाज़ों की याद ने खुशनुमा को फिर से उदास कर दिया। आंखें डबडबा सी गई। उसने मुश्किल से खुद को रोने से बाज रखा। अभी कुछ देर पहले ही तो नरमीन बाजी ने किसी लड़की से कहकर उसका मेकअप दुरुस्त करवाया था। एक तो रुखसती के बाद पूरे 4 घंटों का सफ़र करके यहाँ पहुंची थी, और वैसे भी मेकअप कौन सा बहुत उम्दा हुआ था। नाजो अपनी भाभी के साथ उसे मोहल्ले के जिस ब्यूटी पार्लर पर लेके गई थी, वो बस यूं ही सा था जैसा कि छोटे शहरों के पुराने महलों में होना चाहिए। सोने पे सुहागा ये इलाका लोड शेडिंग की जद में था। आधी से ज़्यादा तैयारी के बाद अचानक ही लाइट चली गई, जो कि लोड शेडिंग का दौरानिया तवील था, इसलिए लालटेनों की रोशनी में और टॉर्च की रोशनी में मेकअप किया गया। तब से उसे पहली बार अपनी लापरवाही और लाताल्लुकी पर गुस्सा आया। जब से उसकी शादी तय पाई थी, दिल मरा मरा सा था। अम्मा की मौत ने हर चीज़ से बेजार कर दिया था। ऊपर से ये आनन फानन शादी मजीद बौखला गई। इसके सिवा कोई चारा भी तो ना था। उसके हाथ में था ही क्या जो कि फैसला करती। सब मामला तकदीर पर छोड़कर यूं अलग थलग हो गई जैसे ये शादी उसकी नहीं किसी और की हो रही हो। मोहल्ले और ख़ानदान की औरतें उसकी शानदार बरी और बारात के साथ आने वाले बेगबात के बारे में क्या क्या तबसरे कर रही थी। उसे खुद दिलचस्पी ना थी। नाज़ों ने उसके रूसी लिबास और बेशकीमत ज़ेवरात की तारीफ में कैसे किसे कसीदे पढ़े। उसने परवाह ना की, बुत बनी आने वाले वक्त का इंतज़ार करती रही। और तब तब पहली बार उसे अपनी कोताही खली थी। जब शादी करनी ही थी तो ज़रा ढंग से दुल्हन भी बन जाती। अब अच्छा तमाशा लगेगा मेरा। वो मायूस तो पहले ही थी, मुस्तकबिल से अब नाउम्मीद भी हो गई। एक तो पहले ही थोबड़ा कुछ खास नहीं, ऊपर से इस 8वीं पास ब्यूटिशियन ने अंधेरे में टामक टोलियां मारते न जाने क्या लेपा थोपी की थी। मुझे अपनी तो नहीं, नरमीन बाजी की फ़िक्र है। लोग उन्हें ही बातें सुनाएंगे। आखिर अपने देवर के लिए मेरा इंतखाब उन्हीं ने किया है। चलो अच्छा है, अब भुगते इकरा परवरी का खमियाजा। बड़ा शौक था अपनी ससुराल में मुझे खपाने का। उसने बेढंगेपन से आंचल का पल्लू गज भर आगे लटका लिया। कोई हाथ से पीछे करने की कोशिश भी करता तो मीखों की तरह ठोंकी पीने कामयाब ना होने देती। बाजी को नाजों से वारदात की तफसील मिली तो उन्होंने मामला सुलझा लिया। घर आते ही पहले उसका हशर दुरुस्त करवाया, फिर मूवी बनवाई। अब जाते जाते वो उसकी खासी तारीफें करके गई थी। खुशनुमा की सास भी तो थी नहीं कि ना ही कोई नंद रिश्ते की
कि मुमानिया चचियों ने खूब तबसरे किए। मिला-जुला सा रद्द-ए-अमल था, तारीफ़ें भी, पेंडू होने का हल्का-सा तंज़ भी और ये जुमला तो तकरीबन हर ससुराली आंटी ने अदा किया था। हाँ भई सास सर पे नहीं है, ससुर ला ताल्लुक देवर की मुँह चढ़ी भाभी है, इसलिए अपनी मर्ज़ी से अपने ख़ानदान की लड़की, वरना अपने नसीब की कोई कमी की लड़कियाँ थीं। ख़ानदान में और ख़ानदान से बाहर हज़ारों रिश्ते थे, खुद लड़के ने के ही मिज़ाज ना मिलते थे। इतनी ऊँची पसंद थी, अब न जाने कैसे भाभी ने काबू किया होगा। खुशनुमा का कमज़ोर सा दिल धड़क-धड़क जाता और ये बेलाग तबसरे सुनकर और फिर एक बेआरोप सी आवाज़ ने इन तमाम सरगोशियों का गला घोंट दिया, "क्यों बच्ची को घबराए दे रही हो?" यूँ इर्द-गिर्द झुमकट्टा लगाकर उसके सर पर खड़ी तमाम ख़वातीन अपनी अपनी जगह पर बैठ गईं। बाजी ने तारुफ़ करवाया, "खुशी ये नानो है, अम्मी के बाद इन्हीं ने घर को और हम सबको सँभाला है। तबीयत ख़राब होने की वजह से ये इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकी।" उसने मद्दम आवाज़ में सलाम किया। एक मुशफ़िक़ हाथ उसके सर पर आ ठहरा और ढेरों दुआएँ लबों से बरसने लगीं। दुआओं में भी अपनी सी एक ताकत होती है। उसे यकयक तक़वियत का एहसास हुआ और सुन्न होते बदन में ज़िंदगी की हल्की लहर दौड़ी। उसने मशकूर निगाहों से नानो को देखा। आंचल की सुनहरी ओट से एक नूरानी सा हौला नज़र आया। कौन जाने ये दुआएँ कितनी बाअसर हैं। कमरे की तन्हाई उसे फिर से कमज़ोर करने लगी। अजनबियत का एहसास हर एहसास पर हावी हो गया। मेरे पल्लू में माँ की दुआ तो नहीं। इस बात का मलाल उसे कई महरूमियाँ दे गया। मामू, मामानी, खालों कितने लोग जमा थे विदाई पर, लेकिन किसी के हाथ ने सर पर ठंडा साया ना किया, किसी के लबों ने सदा सुखी रहने की नवीद ना सुनाई। सब उसको उसकी रुखसी की जल्दी थी, जैसे कोई नकारा और सड़ी हुई बदबूदार चीज़ को लोग जल्द-अज़-जल्द फेंकने की फ़िक्र में होते हैं। उसे तो आने वाले वक़्त से भी कोई खुशगुन उम्मीद ना थी और उसका ख़दशा शायद सच साबित हो रहा था। कमरे की सादगी मकीन की सर्द मैरी को ज़ाहिर कर रही थी। उसने अपना ध्यान हटाने की गर्ज़ से एक बार गर्दोपेश का तफ़सीली जायज़ा लेने का इरादा किया। कमरा वसी था और खूबसूरत भी, लेकिन किसी भी तरह एक नई दुल्हन के लिए बतौर ख़ास तैयार किया गया मालूम नहीं हो रहा था। स्याह रंग की झलक हर चीज़ में नुमायाँ थी, जिसने उसे और मुतवहश कर दिया। हल्के सुरमई मार्बल के फर्श के किनारों पर स्याह पट्टी की टाइलें नस्ब थीं। कमरे के वसत में मुख्तलिफ सा स्याह कालीन गहरे सुरमई डिज़ाइन से सजा अजीब पुरशिकवा लग रहा था। सफ़ेद दीवारों पर हल्के सुरमई पर्दे लटक रहे थे, जिन पर सिल्वर पत्तों की बेलें ऊपर को बल खाती जा रही थी। आयरन रॉड का जदीद स्टाइल का ब्लैक फर्नीचर, नाजुक सी अजीबो-गरीब डिज़ाइन वाली चेयर्स और ड्रेसिंग टेबल, आयरन रॉड का एक बड़ा सा बेड, फर्नीचर के गहरे स्याह रंग में सिल्वर का गहरा इम्तिज़ाज था। चमकते हुए सिल्वर नाजुक पत्ते जा-बजा नक्श थे। दीवारों पर आराइशी अशिया मफकूद थी। में खूबसूरत पेंटिंग लटकी हुई थी तो दाएं तरफ दीवार पर चेयर्स के एन ऊपर नस्ब की गई एक तस्वीर सजी थी। उसने गौर से तस्वीर को देखा। ऐसी एक तस्वीर तो शादी से पहले नाज़ों ने भी दिखाई थी, जिसे बेदिली से एक नज़र देखने के बाद उसने परे कर दिया था। लेकिन अब इस चेहरे को कुछ जैसे शान ही कुछ और थी। शायद कमरे का माहौल का असर हो, और फिर इनलार्ज होने के बाद तस्वीर की खूबसूरती 100 गुना बढ़ गई थी। खुशनुमा ने हैरत के साथ एक-एक नक्श का जायज़ा लिया। किसी मर्द की आंखें खूबसूरत उसने तो शायद तसव्वुर भी ना किया था। शफ़ाफ़, चमकता, सुनहरी सी दमक लिए गोरा रंग, खुश और वज़ा पेशानी, घने बाल, स्याह बाल, लंबी बूढ़ी पलकें और चौथाई आंखें, खूबसूरत कट वाले भरे-भरे लब। वो मुतहय्यर रह गई। शादी से पहले सिर्फ़ एक झलक देखी थी तस्वीर की, और उसके बाद उसे अंदाज़ा हो गया कि बंदा अच्छा खासा खुश शक्ल है। कल मेहंदी की तकरीब में नाज़ों ने बेहद इसरार पर खिड़की से बाहर झाँक कर उसे देखा तो सचमुच पज़ल सी हो गई। ये इतना शानदार सा शख्स, और रणबीर बाजी ने भला इसके साथ क्या किया? कितना ज़ुल्म है ये! लेकिन तब भी इतनी दूर से उसे देखने पर वो अंदाज़ा ना कर सकी कि चेहरा इस कदर वजिया है। कई मिनट तक वो टुटकी बांधे दीवार पर नस्ब तस्वीर को तकती रही। बाहर से आती आवाज़ों के करीब आने पर वो चौंक सी गई। अपनी बेसाख्ता हरकत पर करते अजूब सी होकर उसने सर झुका लिया। चल भई नसीब, यहाँ तक हमने तुझे पहुँचा दिया, आगे तेरा नसीब। किसी मर्द की शोख आवाज़ से उसके घुटनों पर धरी उँगलियाँ कँपकँपा गईं। नसीब पर भरोसा रखने से क्या फ़ायदा? बंदे को कुछ कुछ खुद ही हिफाज़ती इक़दामात करने चाहिए। ये देखो, इस जेब में हाई ब्लड प्रेशर की दवा है और इसमें लो ब्लड प्रेशर की गोलियाँ। मल्टीविटामिन का सिरप भी रखा है, ताकि अगर दिल को कुछ हो 2 घूँट पीकर हौसला कर लो। आखिर लोड शेडिंग में तैयार की गई दुल्हन का दीदार करना है, दिल घुटना मज़बूत होना चाहिए। हाँ, उसका कलेजा धक से रह गया। ये खबर किसने नशर की? वो शर्मिंदगी से मज़ीद सर झुका कर रह गई। अच्छा, अब ज़्यादा बक-बक करने की ज़रूरत नहीं, नरमीन बाजी ने डाँटा। अरे! और तुम सब लोग
जान छोड़ो इसकी, वरना ये यूं ही खड़ा बातें बिगाड़ता रहेगा। कहाँ गई वो, शायद जेबें टटोल रहा था। होश में लाने की दवा तो रखना ही भूल गया भाभी। कोई बात नहीं, मैं जूती सुखा दूंगी, बाजी ने तसल्ली दी और तकरीबन धक्का धक्का देकर उसे अंदर घुसाया। हाय हाय, बड़े बेआबरू होकर तेरे अपने ही कूचे से हम निकले। उसने दुहाई दी और भाभी उसकी उसकी हंसी पर वापस चली गई। यार कम से कम आइंदा इतनी दूर के शहर शादी नहीं करवानी। अंगड़ाई लेते हुए उसने अजीबोगरीब सा ऐलान किया जो खुशनुमा के सर से गुजर गया। 4 घंटे बारात ले जाने और 4 घंटे वापस लाने में तुम नहीं थकी? कोट उतार के चेयर पर फेंकने के बाद उसने कहीं बैठते हुए इस कदर दोस्ताना अंदाज में पूछा कि गोया दोनों के दरमियान अरसा की बेतकल्लुफी हुई। शादी अच्छा खासा बोर काम है ना? तस्दीक की खातिर वो कदर झुककर आंचल की लंबाई जांचने लगा। खास तौर पर अपनी शादी बेगानी शादी पर तो फिर भी कोई ना कोई तमाशा देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो इंसान खुद तमाशा बन जाता है। अभी वो इस अजीब सी तारुफ की गुफ्तगू पर उलझ रही थी कि वो फिर गोया हुआ है। सुना है अब तुम खासी बेहतर लग रही हो, मेरा मतलब है रुबाब के किए गए मेकअप के बाद। लेकिन मैं सुनी सुनाई पे यकीन नहीं करता। उसके तवील जुमले के इब्तदाइया में उलझी वो खुद को तसल्ली दे रही थी। यकीनन नसीब का मतलब वो नहीं था जो उससे लगा। अचानक उसने घूंघट उल्टा दिया और वो हड़बड़ा गई। चंद सेकंड खामोशी से गुजरे। उसके कमरे में आने के बाद ये वाहिद लम्हा थे जब उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी। खुशनुमा इस खामोशी की वजह जानने से कासिर थी। ये तुम्हारी रूनुमाई का तोहफा। उसकी झुकी निगाहों के सामने दो भारी कंगन लहराकर छनकाए। वो गोद में धरे हाथ मजीद समेटना चाहती थी। उसने उसका ठंडा बर्फ हाथ थामा और कंगन पहना दिए। कितनी देर वो उसके हाथ देखता रहा। खुशनुमा ने दर्दीदा निगाहों से देखा। नाजों की कई कई टोटकों से रचाई मेहंदी उसके खूबसूरत कोमल उंगलियों वाले गंदगी हाथ पर खूब उठी थी। मेहंदी की गहरी सुर्खी वाले बेल बूटों से सजा उसका हाथ खासा निकला निकला लग रहा था। बड़ी की तलाई चूड़ियाँ सीधे हाथ में थी, जबकि इस कलाई में कांच की सुनहरी मीनाकारी वाली चूड़ियाँ थी। उसके आगे नसीब के पहनाए कंगन ने जैसे पूरी कलाई सजा दी थी। कुछ देर तो सी हुई नज़रों से देखते रहने के बाद नसीब ने कहा, अच्छा डिज़ाइन है ना का कंगनों का। मैंने तो कभी ये खालिस ज़राना शॉपिंग नहीं की, फिर भी देखा और कितनी अच्छी चॉइस है मेरी। वो इसकी कलाई को किसी बेजान चीज़ की तरह इधर उधर घुमाता हर जाविये से अपने खरीदे गए कंगनों का जायजा लेता रहा। और खुशनुमा के दिल में आखिरी उम्मीद ने भी चुपके से हार मान ली। इन हाथों के सिवा उसे कभी खुद में कोई उसी उसके हाथों के सिवा उसे कभी खुद में कोई ख़ास काबिल ज़िक्र चीज़ नज़र न आई थी। ला अब मेरा तोहफ़ा। उसने अपनी चौड़ी हथेली फैलाई। वो बेसाख्ता चौंक कर उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट देखकर फ़ौरन ही दोबारा झुक कर दबक सी गई। भई ये रूनुमाई का तोहफ़ा आता है तो फिर जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुमने भी तो मुझे पहली बार देखा है। मेरी मुँह दिखाई की रस्म भी पूरी होनी चाहिए। जब तुम्हें इतने महँगे कंगन मिल सकते हैं तो फिर हमें तो सोने में तोल देना चाहिए। क्यों? वो उतरा कर कह रहा था, जबकि वो जानने से कासिर थी ये मज़ाक था या खुद पसंदी का संजीदा मुज़ाहरा। अरे कहीं तुम गूंगी तो नहीं मारे गए, यानी कि टेक्निकल फ़ॉल्ट भी है। उसके बी ने खुशनुमा को जैसे आग ही लगा दी थी। जी? चिढ़कर बोली, जी क्या मतलब? शुक्र, चलो शुक्र है इतना इत्मीनान तो हुआ कि आवाज़ सलामत है। यानी बिल्कुल अंधेरा नहीं पड़ा। वह सुकून की सांस लेते हुए कहने लगा, और आवाज़ ना सिर्फ है बल्कि खासी मधुर और दिलनशीन सी भी है। उसने बेलाशुबा पिछले आधे घंटे में ये पहला जुमला अपनी नई नवेली दुल्हन की तारीफ में कहा था। वो शर्माए हुए दिल में मसरूर सी हो रही थी कि नसीब का अगला जुमला उसे सीधा ज़मीन पर चटक गया। और क्यों ना हो, ऐसी शक्ल सूरत वाली ख़वातीन की आवाज़ें हमेशा ही खूबसूरत होती हैं। शायद खुदा इस तरह ही अजाला कर देता है, जैसे लता, रूना लैला, शाज़िया मंजूर वगैरह। वैसे कभी कभी शक्ल और आवाज़ दोनों ही सोने पर सुहागा हो जाती है, जैसे नसीबो लाल। मरे मरे दिल के साथ वो उसके तुराए चेहरे लहजे की लन तरानियाँ सुनती रही। लिबास तब्दील करने से कबल उसने ड्रेसिंग रूम में नस्ब कदावर आईने में खुद को जांचना चाहा। क्या मेरे वजूद में कुछ भी ऐसा नहीं कि वह अपनी ज़ात से हटकर मुझ पर एक नज़र ही डाल लेता? इस सवाल ने उसे आईने के सामने ला खड़ा किया था, वरना पहले नाज़ों के और अब रबाब के तैयार करने के बाद बाजी के कहने के बावजूद उसने खुद को देखना गवारा ना किया था। भारी मैरून लहंगे में मलबूस फुल मेकअप के साथ वो खुद को पहचान ना पाई। चेहरे के अतराफ पहले पहले भारी दुपट्टे से ज़रदार शुआएं फूटकर सांवले चेहरे को एक जगमगाहट दे रही थी। सभी पेशानी पर मैरून रंगों वाला गोल्डन टीका और छोटी सी नाक में अटकी चांदी के हाले जैसी नाजुक सी लंबी नथ, गर्दन में जुड़ाव गुलूबंद और दोनों हाथों में भर भर कर पहनी हुई तलाई चूड़ियाँ।
उसके 2 लापे को मुकम्मल कर रही थी। उसने ज़रा करीब से खुद को देखा। ना तो वो रूना लैला की किसी स्याह रंगत की पक्की रंगत की थी, ना शाज़िया मंजूर वाली गोल शीशों वाली ऐनक, ना ही लता मंगेशकर की तरह चेहरे पर चीचक के निशान। पर क्या सोचकर उसने मुझे ऐसी सूरतों में शुमार किया? अगर ऐसी लिपा-थोपी और मसनूई चमक-दमक के साथ भी मैं उसे एक आँख नहीं भाई, तो फिर मुझे समझ लेना चाहिए कि कल सुबह मुँह धोने के बाद मेरे चेहरे के मेकअप के साथ नसीब की वक्ती मुरव्वत भी बह जाएगी। मोहतरमा खुशनुमा उसे सोता हुआ छोड़कर वो अभी वॉशरूम गई थी। रात को क्लींजिंग मिल्क से मेकअप साफ कर देने से उसे कोई ख़ास तसल्ली ना हुई थी। इस वक़्त वो साबुन के झाग उड़ाते रगड़-रगड़ के चेहरा धो रही थी कि दरवाज़ा धड़-धड़ पीटने के साथ खुद भी बुलंद आवाज़ में उसे पुकारने लगा। घबरा कर वो 3 छपाके मारते हुए उसने चेहरा साफ किया और दरवाज़ा खोल खोल दिया। वो सामने खड़ा जमाई ले रहा था। इतनी देर से मैं है ये तुम शेव कर रही हो थी ये तुम शेव कर रही थी। उसके बेतुके सवाल पर खुशनुमा गड़गड़ा गई। पलट कर बेसिन के ऊपर लगे शीशे में देखा। जल्दी में सही तरह पानी से साफ ना होने की वजह से अच्छी खासी झाग छोड़ी और कान के पास लगी हुई थी। खुद जल सी होकर दुपट्टे के साथ चेहरा रगड़ा। वह मेकअप साफ कर रही थी, धो रही थी या खुरच रही थी। खैर जो भी करना है ज़रा जल्दी करो। भाभी ने ऐलान कर दिया, आज से मुझे अकेले को नाश्ता हरगिज़ नहीं मिलेगा। अपने डाइनिंग टेबल को रौनक बख्शो तो मुझे गरीब को कुछ खाने को मिले। वो बाल सुखाने के बाद दुपट्टा फैलाकर कमरे से निकलने का सोच ही रही थी कि नरवीन बाजी आ गई। साथ ही एक हंसती मुस्कुराती खुशबाश सी चेहरे वाली लड़की भी थी। रुबाब, तुमसे जल्दी से तैयार करो, मैं ज़रा किचन देख लूँ नाश्ता कहाँ तक पहुँचा। और हाँ, वो लाइट पिंक सूट निकालना, साथ ही कोई लाइट सा सेट। वो जल्द में उसे हदायत देते वो नीचे उतर गई। उसने पसंदीदा नज़रों से रुबाब को देखा तो ये है नसीब की वो खालाजाद जिसने कल मुझे तैयार किया। अफ़सोस बेचारी की मेहनत ज़ाया गई। कल बाजी ने तारुफ तो करवा दिया था मगर दुल्हन बद्दी खुशनुमा उसे देख ना पाई। अब वो सादा सी नज़र में मुस्कुराती वो लड़की उसे पहली ही नज़र में अच्छी लगी थी। रुबाब की आंखों में भी उसके लिए पसंदीदगी थी। वाह भाभी, आपकी स्किन कितनी फ्रेश और लाइव लाइव है, कितनी शाइन है आपके बालों में। सच कहूँ रात से ज़्यादा आप इस वक्त अच्छी लग रही हैं। उसकी पोनी खोलकर उसके शानों तक आते हल्के घुंघरीले बालों को फैला दिया। ऐसे ज़्यादा अब ऐसे ज़्यादा जच रहे हैं और मेकअप से तो आपकी स्किन की सारी खूबसूरती ही छुप जाती है। बस ये मस्कारा और लाइट पिंक लिपस्टिक ही ठीक है। उसने जाट-जाट के सब्ज़ कढ़ाई वाले सूट से हमरंग लिपस्टिक निकाली तो खुशनुमा घबरा गई। नहीं, नहीं ये कलर नहीं, इतने लाइट शेड की लिपस्टिक से मेरा रंग दबा-दबा लगेगा। एमी मैं बाकायदा ब्यूटिशियन हूँ जनाब, चेहरे और रंगत के हिसाब से ही मेकअप करती हूँ। तेज़ रंगों की ज़रूरत फीके कॉम्प्लेक्स वाली लड़कियों को होती है, क्योंकि ज़्यादा सफ़ेद रंग हल्के मेकअप के साथ उड़ी-उड़ी सी लगती है। इनका आँखों की खातिर में लगाते हुए वो अपना काम करती रहीं। आँखों को ब्लैक लाइनर और मस्कारे से नुमाया करके लबों पर एक तह ग्लोज़ी शाइन वाले लिपस्टिक की लगाई। थोड़े से फेस पाउडर के पफ के साथ मेकअप मुकम्मल हुआ। ये लीजिए ना, चेहरे की रंगत यकसां दिखाने के लिए फाउंडेशन लगाना पड़ा, ना ही छाइयाँ हल्के छुपाने के लिए कंसीलर इस्तेमाल करना पड़ा, ना ही मसनूई चमक के लिए कोई हाइलाइटर ज़ाया करना पड़ा। खुशनुमा होले से मुस्कुरा दी। उसे रुबाब का यह तारीफ़ी तबसरा सरासर प्रोफ़ेशनल आदत महसूस हुआ। ये शायद सभी ब्यूटिशियंस अपनी क्लाइंट की तारीफ़ों में यूँ ही ज़मीन और आसमान के क़िलाबे मारती हैं, वरना ऐसी ही बात होती तो रात को भी उसी ने तैयार किया था। मुझे नसीब को क्यों ना नज़र आई ये चमक, ये ताज़गी। वो बेदिली से उसकी बकाया कार्रवाई देखती रही। मैरून चूड़ियाँ उतार कर उसने मैचिंग की चूड़ियाँ पहनानी चाहिए तो उसने मना कर दिया। बस ये कंगन ठीक है। अरे ये तो मैंने देखे ही नहीं। अच्छा अच्छा, नसीब भाई का तोहफ़ा होगा। हाँ भई, अब आपको कुछ और कहाँ जचेगा इन कलाइयों में। सफ़ेद नगों वाली झुमकियाँ, गले में नानों की दी हुई चेन पहनकर वो उठ खड़ी हुई। डाइनिंग रूम में उसने सबको फर्दर फर्दर सलाम किया। हसीब भाई, बच्चे, अब्बा जी और नानों समेत सभी मौजूद थे। नसीब की खाला यानी रुबाब की अम्मी आंटी नूर जहाँ भी थी। माशाल्लाह दुल्हन पर रूप तो बढ़ा चढ़ा है। तो हैरत से आंटी को देखने लगी। ये माँ बेटी को दूसरों का दिल रखने की आदत है या फिर इन दोनों का मेयार हुस्न इतना ही कमज़ोर है। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है तुम आई। दूसरे दरवाजे से अंदर आते नसीब ने वालियाना अंदाज में उसे देखते हुए कहा, 100 चक्कर लगा चुका हूँ तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ से वहाँ, लेकिन तुम शायद आतिशी शौक भड़काने में मज़ा आता है। उसने बेबाक तबसरे पर वो जम गई। अब तुम्हें देखा है तो जान में जान आई है। मचलते दिल को करार मिला है। उसने सटपटाकर अब्बा जी नानों को देखा, फिर उससे तन्हाई में तो अपने सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता और अब इतने लोगों में कैसे खुल खिला बेताबी दिखा रहे हैं। शुक्र है अब नाश्ता तो मिले। भाभी आए आपकी देवरानी, खुदा का वास्ता है
आ गई आपकी देवरानी, खुदा का वास्ता है अब तो कुछ खाने को दे दो। अगले ही लम्हे उसकी बेताबी की वजह सामने आ गई। अपनी खुशफहमियों को ज़ोर से डपट कर कोने लगाने के बाद वो चुपचाप स्लाइस को तने लगी। नाश्ते के बाद सब उसे घेर कर बैठ गया। खाला आप तो मुझे जानती हैं ना? जुगनू ने तस्दीक चाही। अब ये तुम्हारी खाला नहीं चची हैं। बाजी ने इतला दी। तो फिर खाला कहाँ गई? बुलबुल पूछने लगी। अरे मैंने उसे खा लिया, नसीब ने इत्मीनान से कहा। हटो परे जी सारे। एक मोटी ताज़ी सांवली सी नौउम्र लड़की जो यकीनन मुलाजमा थी आगे बढ़ी। पहला पहला मेरा तारुफ कराओ बाजी नौआर। मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है। तुम तो ऐसे कह रही हो मन दो मन जैसे दुनिया में तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात ये कि ये तुम्हारी बाजी हो रहा नहीं, भाभी हो रहा है। अगर तुम्हारे तुम्हारे दिली जज्बात को ठेस ना पहुंचे हो तो। नसीब ने तस्दीक की। क्या जी? आपको क्या, किसको क्या ना पहुंची हो? मैं क्यों भाभी को कहूँ? सौ सौ बारी कहूँगी। मैं क्यों ना भाभी कहूँ? सौ सौ बारी कहूँगी। अल्फाज उसके सर से गुजर गए, लेकिन बात बहरहाल समझ में आ गई थी। सौ सौ दफ़ा कहने से तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह ना मिल जाएगी। क्या ओवर टाइम लगाने का इरादा है? नहीं 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 ना। सुनी, मैं आप पे बताती हूँ बाजी जी। मैं ना जी अंजुमन हूँ। अंजुमन जब मैं यहाँ पर काम करती थी। उसने अंगूठे और अंगश्ती शहादत से इंच भर का इशारा किया। सब के साथ उसे भी हंसी आ गई। अलबत्ता नसीब ने टोक दिया। खुदा का खौफ करो करो मंदोमन, इतनी सी तुम कभी भी नहीं थी। शायद इतनी ज़रूर थी जब हमारे घर आना शुरू किया। उसने 3 साल बुलबुल की तरफ इशारा किया। और ये भी झूठ है, तुम तब से यहाँ काम करती, तब तुम्हारी अम्मा यहाँ सफाई करती थी और तुम सफाया किचन से, फ्रिज से। भाभी आपका नाम बहुत सोना है, मुझे अपना नाम पसंद नहीं। दरअसल मेरी बेबी को सुल्तान राही बहुत पसंद था। कहती थी पुत्र हुआ तो सुल्तान राही नाम रखूंगी, पर उसको अब उसको मेरी बेटियां ही हुई। चौथी बारी मैं हुई तो उसने उसने चिढ़ के मेरा नाम अंजुमन रख दिया। शायद मेरे ना के पीछे सुल्तान राही भी आ जाए, पर ना जी। वो तेल से भरा बड़ा सा सर हिलाने लगी। वो जो नसीब पाई जान और ये जो नसीब पाई जान है, ये किसी का नाम बिगाड़ते हैं। मुझे अंजुमन नहीं, मन तो मन कहते हैं। बोबे को कब्बा कहते हैं। रुबाब बाजी को कबाब, मंजर को बंदर और वड्डी भाभी हूरा को गमगीन भाभी कहते हैं। ये आपका नाम कैसे बिगाड़ेंगे? इतना प्यारा नाम है। तभी उसे नज़ीम का सुबह सवेरे पुकार याद आया। खुशनुमा सुबह अपनी अपनी रो में उसने तवज्जो न दी। अब सारी बात समझ में आई। उसे उसके साथ रवायत की तवक्का नहीं की जा सकती थी। वो सबके सामने इस फसूल से नाम से पुकारने से गुरेज करेगा। चलो अब हटो भी। जम के ही बैठ गई। जाओ, वो ढेर बर्तनों का लगा हुआ है। खाला नूरजहां ने उसे हटाना चाहा। बैठे रहने देना मलका तरन्नुम, आपको आपको क्या लेती है? बेचारी। नसीब ने उनकी साइड ली, फिर पलट कर दूसरे मुलाजिम को आवाज़ दी। हाँ भई, महबूब उर्फ बोबा लोहार। बोबा लोहार, कुब्बा तुम क्यों दूर खड़े हो? शर्मा शर्मी के शमीमारा बनने की कोशिश कर रहे हो? आगे आओ, कहीं तुम्हारे दिल में कोई हसरत ना रह जाए। तारुफ की सख्ती। बोबा शर्माते ले जाते आगे बढ़ा और मिननाई हाथ में सलाम करके पलट गया। बाजी जी, ये कड़े भाईजान ने दिए हैं, मैं सदके इतने अच्छे हैं। बोबे ज़रा इस मंदो मन को पिछली खाली प्लॉट में फेंक और नसीब के ऑर्डर पर वो कंगनों की तारीफ करना भूल गई। हाय हाय, क्यों? खैर सल्ला, खुद ही तो कह रहे हैं मैं सदके और उस सदके की चीज़ों को कोई घर नहीं रखता, बाहर फेंकते हैं। आप भी ना भाईजान बड़े मखौलिया हैं। हाँ बाजी जी, मैं कह रही थी जो कड़े हैं ना बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे सैमा ने फिल्म में पहने थे और गाना गाया था। गल सुन वे सजना गल सुन वे सजना दिया कंगना चूड़ी विच कर मैनू तंग ना। सॉरी, मैं आप थोड़ा गलत पढ़ी क्योंकि एक्चुअली मुझे पंजाबी पढ़ने नहीं आती। भाभी जी, ये भी कोई चुंडी तो नहीं वढ़ते? नहीं जी, भाईजान ज़्यादा बक करने वालों को तोड़ दौड़ते हैं। तोड़ को मतलब गर्दन तोड़ते हैं। इस बार उसने धमकाने पर वो सचमुच डर के भाग गई। बेटी, तुम भी तो कुछ बोलो, कब से ऐसे ही चुपचाप बैठी हो? नानों ने प्यार से उसे मुखातिब किया। भाभी की आंखें बोलती हैं, इन्हें क्या ज़रूरत है अल्फाज ज़ाया करने की? रुबाब की राय थी। कसम से इतनी प्यारी आंखें कहाँ हैं? कहाँ है? नसीम अखबार छोड़कर झट उसके करीब आ बैठा। वो घबरा उठी। कहाँ है? मुझे भी दिखाओ। अच्छा, वो नहीं, वो को लंबा खींच के बोला और आंखें सुकेड़ कर उसके चेहरे पर कुछ ढूंढने की एक्टिंग करने लगा। बाजी ने एकदम पीछे से उसकी कमर पर लगाई। नो नौटंकी, ड्रामेबाज एक्टर है पूरा। मुझे तो लग रहा है दुल्हन की शक्ल किसी एक्ट्रेस से मिलती है। नहीं नहीं, एक्ट्रेस से नहीं, मॉडल से। खाला नूरजहां ने नया शोशा छोड़ा। वो किस इश्तिहार में आती है?
बोला डिटर्जेंट के इश्तिहार में जवाब नसीब ने दिया। वही ना खाला जो बड़ी मुसरत के साथ ऐलान करती है अब इसका शौहर चाहे निहारी खाकर प्लेट प्लेट कुर्ते के दामन से पोंछे, चाहे गोला गंडा कमीज के गले पर गिरा दे, चाहे साइकिल की ग्रीस नए रेशमी तहमत से साफ करे, अब कोई गम नहीं क्योंकि सफ़ा चट डिटर्जेंट मेरे बेले चले शौहर की के गलीज कपड़ों के साथ साथ काली भंजक देचकियों की कालक भी साफ कर देता है। डांग 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 खूब याद दिलाया खाला, आपने बिल्कुल मिलती है शक्ल। कि वो इतने सारे लोगों के कहकों के जवाब में लब कुचलती रही। दिल तो चाह रहा था अभी और इसी वक्त महफिल से उठकर चली जाए, लेकिन कैसे, किस बरते वो इतना तनतना दिखाती। नानो शायद उसकी कैफियत बाम गई थी। बाजी को इशारा किया कि उसे कमरे में ले जाए। वहाँ से निकलते ही उसने नानो को नसीब से घर से निकलते ही उसने नानो को नसीब से सब की करने करते वालों को डांटते सुना। हम सब यूं ही हंसी मजाक कर हंस रहे थे। नानो नसीब भाई ने बात ही ऐसी की थी। रुबाब ने दबे दबे आवाज़ में बोली, ये तो है ही बदतमीज़, कमाल है, ज़रा सा मजाक ही तो किया है। हंसी मजाक का भी कोई वक्त होता है, मौका महल होता है। ये तो देखो, उसकी पहली सुबह है इस घर में, खुलते मिलते कुछ दिन लगेंगे, रफ्ता रफ्ता तुम्हारे होंगे मोंगे मजाक की भी आदी हो जाएगी। अभी कुछ दिन तो बख्श दो। ले दुर्गत बनाकर रख दी बेचारी लड़की की। मुझे क्या ज़रूरत बताने की, मोहतरमा रेडीमेड है। बाजी के दरवाज़ा बंद करके वापस पलटने तक वो नसीब का ये जुमला भी सुन चुकी थी, जो उसकी आंसुओं के बाद तोड़ने में खासा मददगार साबित हुआ। ये रोना से सकना उसके लिए नई बात नहीं थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले हर चोट पर वो माँ की गोद में मुँह छुपाकर रोया करती थी। जब माँ ना रही कोई उसके अश्क पहुँचने वाला भी न रहा। फिर न जाने कैसे नरमीन बाजी आगे बढ़ी, उसे उम्मीद का जुगनू थमाया। अगरचे वो खुश फहम तो कभी भी ना थी, लेकिन बंदा बशर तो थी। सो दिल के किसी कोने में डरते डरते झिझकते ज़रा सी उम्मीद भी रोशन कर बैठी कि अब नसीब का रवैया इस आखिरी उम्मीद का भी कोई को भी कातिल साबित हो रहा था। इसलिए आज उसने के रोने में अजीब सी दिल शिकस्तगी और बेबसी थी। होश संभालते ही उसने खुद को अम्मा के साथ मामू के दर पर पड़ा पाया, और मामू भी सौतेले, सके भाई भी शायद ये कुशादा दिली से किसी मुतल्लिका बहन को उम्र भर के लिए सर पर सवार करते हो। यहाँ तो सौतेलेपन की रायत भी थी, लेकिन दुनियादारी भी तो कोई चीज़ है। आखिर थी तो बहन ही। तलाक के बाद बच्ची समेत शौहर ने तो घर से निकाल दिया। भाई कैसे निकालते, आखिर इस दुनिया में रहना, इसी ख़ानदान में बसना था। सौ बातें सुनने के बाद बेहतर था कि किसी न किसी तरह दिल पर जबर करते हुए घर के किसी कोने में डाल दिया जाए। दुनिया की ज़ुबान तो बंद होगी, घर की चारदीवारी के अंदर भले ही ठोकरों की ज़ोर पर रखे छोटे जूठे बर्तन चटाइयाँ इस बात की दुनिया को फ़िक्र नहीं, अब कोई सवाल ना करने वाला आएगा, उल्टा वाहवाही होगी। सोचकर दोनों मामू बहन को ले आए। बीवियों को भी समझा दिया, खासी शर्तों के साथ, और हर शर्त मोमानियों ने अपने पूरे मफाद में रखी थी। सर पर छत देने और 2 वक़्त की रोटी कैसी भी हो के अलावा किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी ना ली। सिर्फ़ मैं इतनी मेहरबानी ज़रूर की कि शर्त से इन्फराफ करते हुए अपनी अपनी और बच्चों की उतरन भी इनायत कर दी जाती, जिसकी माँ को खुशगुमानियों में मुब्तला कर दिया, और वह समझने लगी शायद शराइत में लचक की गुंजाइश है। इस बढ़ते ही खुशनुमा के 5 साल का होने के बाद भाइयों ने उसे स्कूल दाखिल करा देने की फरमाइश कर बैठी। इस कदर भूचाल आया कि मानो सर पर छत तक उड़ा लेगी। बौखलाकर वो फ़ौरन कानों को हाथ लगाते हुए तौबा तौबा करने लगी, लेकिन दिल को कैसे मारती। भाइयों के बच्चों को रोज़ सुबह साफ सुथरे यूनिफॉर्म में चमकते जूतों के साथ बैग लिए उठाते स्कूल जाती देखती तो फर्श पर बैठी नकारा और फजूल सी चीज़ों के साथ खेलती। बेटी के सामने अपना वजूद मुजरिम लगने लगता। उसके खिलौने ऐसे ही होते, बैटरी ख़त्म होने वाले सेल, बिस्किट के खाली डब्बे, बाल पॉइंट के ढक्कन, बोतलों के ढक्कन, ऐसा ही अजीब सा हुलिया भी। शुमाइला के पुराने फ्रॉक जो उसके टखनों तक आते थे, कभी रीना की शलवार जो पाँचों से ज़रा ही नीचे होती, तो नवीद की घिसी हुई निकरें। इन्हीं दिनों अम्मा की चचाजाद बहन कुवैत से मुस्तकिल लाहौर मुंतकिल होगी। उनके लिए तो जैसे हारून और सजाद भाई, वैसे ही खुशबक बहन बचपन और लड़कपन में खासी दोस्ती भी रही थी। फिर शादी के बाद वो कुवैत में, और फिर ये ससुराल, और अब जहन्नम कदा में आ बसी थी। ताजुरान उनके हालात जानकर सबसे बढ़कर खुद उसकी कम हिम्मती देखकर दंग रह गई। सख्त सख्त सुनाते हुए उन्हें शर्म दिलाई। वो तो फ़िरौन बने बैठे हैं, सके सुतेले ही बेलुच कर ये फरमोश कर बैठे हैं कि खून हो तुम उनके बाप का, जिसका नाम उनके नामों के आगे लगा है। शौहर भी तुम्हारा बेगैरत निकला, जो बीवी के साथ साथ मासूम बच्ची को भी घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं पूछती हूँ, तुम्हारी अपनी ममता कहाँ गई? किस कदर सुकून से अपनी इकलौती औलाद को रुलते देख रही हो? ज़रा उसका हाल तो देखो। सुना था बाप मर जाए तो औलाद पल जाती है, माँ मरे
तुम्हारे तो रुल जाती है। मुझे लगता है तुम मर चुकी हो, तुम्हारा हर एहसास, हर ज़िम्मेदारी मर चुकी है। बाप, शौहर और भाई के बाद दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाती। तुम चाहो तो खुद अपनी बेटी की ढाल बन सकती हो। मैं क्या करूँ, कौली औरत बड़ी कमज़ोर होती है। उसने भी कल कल को जवान होना है, कहाँ ख्वार करती फिरूँ? मैंने कब कहा तुम यहाँ से निकलो? ये तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारा पूरा हक है। किसी की हिम्मत जो तुम्हें यहाँ से निकाले। मेरा मतलब है तुम खुद कुछ हाथ पैर हिलाकर अपनी बच्ची के लिए कुछ मेहनत करो। बगैर खुराक लिबास और सबसे बढ़कर तालीम के, बगैर उसे पाल कर तुम उस पर क्या एहसान करोगी? बात तो खुशबख्ती और दिमाग में आ गई, लेकिन रास्ता ना सुझाई दिया। तालीम अपनी खास ना थी, मुलाजमत कर ना सकती थी, बर्तन मांजने पर भी राजी थी, लेकिन भाइयों की गैरत और ख़ानदान की इज़्ज़त आड़े आ जाती। यहाँ भी ताजोर ने मदद की। वो अपना बुटीक शुरू कर रही थी, जानती थी कि खुशबख्त सिलाई जानती है, इसलिए उसे अपने कई ऑर्डर दे डाले। इतने सालों बाद भाइयों और उसके बच्चों के लिए ढेरों ढेर कपड़े सी कर अब हाथ में और सफाई आ चुकी थी। कई बार सोचा अगर भाभियाँ थोड़ी बहुत उजरत दे दिया करें तो, लेकिन कहने की हिम्मत ना हुई। इशारे कनाई से मोहल्ले के घरों के कपड़े सीने की इजाज़त ज़रूर तलब की, जिसे ख़ास से गैज़ो-गज़ब के मुज़ाहरे के बाद रद्द कर दिया गया था। ताजोर की मदद खासी उम्मीद अफ़ज़ा थी। खुशनुमा की तरबियत में भी बर वक़्त तब्दीली आगे स्कूल जाने और माँ के खुद मुख्तार होने के एहसास ने उसे एतमाद बख्शा था। अब कट पीस से ही सही, मगर अम्मा उसके लिए नए कपड़े सीती थी, सस्ते ही सही मगर खिलौने होते तो थे। इंग्लिश मीडियम स्कूल की वैन में बैठकर भले ना जाती थी, लेकिन पैदल चलकर सरकारी स्कूल में भी उसकी तालीम और ज़हानत के रिकॉर्ड कायम थे, जो मामू की औलादें कई सहूलतें होने के बाद भी हासिल ना कर पाई थी। लेकिन एक एहसास से वो निजात हासिल ना कर पाई, और वो ना बाप की महरूम भी थी और ना ही उसके हवाले से माँ को मिलने वाली अजियत। कोई और औलाद की वजह से बीवी को छोड़ता, कोई और दूसरी औलाद के चक्कर में पड़ के, कोई जहेज़ के लालच में। उसकी माँ का कसूर कम खूबसूरती था। कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले वजीहा बाप और हसीन और जमील सी माँ के होते हुए उन्होंने न जाने किस के नक्श लिए थे। तंग पेशानी, करीब-करीब लगी छोटी अंदर को धँसी बटन-नुमा आँखें, बाहर को निकले दाँत जिनकी वजह से दाना भी फैला सा लगता, मोटी बैठी हुई नाक और ठोड़ी पर बदनुमा सा मज़ा। शक्ल से तो वो करख्त सी बदमिज़ाज औरत नज़र आती, लेकिन ये तो उनकी करीब से जानने वाले जानते थे कि उनकी बदहेत और बेकशी वजूद में किस कदर खूबसूरत फ़ितरत छुपी हुई थी। खुशनुमा को माँ सारे जहान से प्यारी लगती थी, फिर भी वो ये सोचती ज़रूर थी अम्मा का रंग तो साफ़ ही है, बदन भी दुबला-पतला है, और अगर आँखें, नाक और होंठ भी खूबसूरत ना सही मुनासिब ही तो थे। माँ कितनी अच्छी लगती, ये दाँत भी ठीक हो सकते थे और मुँह का मसा भी गायब हो किया जा सकता था। उसके अपने नक्श अपनी अपनी जगह मुनासिब और मौजूद थे, लेकिन किस्मत के रंग उसने उसके बाप का लिया सांवला, जिसकी वजह से मामू के गोरे चिट्टे मोटे ताज़े कश्मीरी बच्चों के दरमियान वो स्याह धब्बा महसूस होती थी। सब उसे कालो कहकर पुकारते थे। जैसे जैसे उसका कद निकलता गया, रंग साफ हो गया, तो कुश की दिलकशी मजीद खुल के सामने आ गई। सरापा भी बड़ा सुबक सा था, लेकिन माँ के हवाले से शक्ल सूरत का ये कॉम्प्लेक्स उसके दिमाग से निकल ना सका। कॉलेज जाने के बाद भी यही हाल रहा। फ्रेंड्स अक्सर कहती, हाय खुशनुमा, तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं, नाजुक नाजुक से, वाह यार तुम्हारी स्किन बहुत मुलायम है, क्या लगाती हो? या फिर ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। लेकिन कोई ये ना कहता, खुशनुमा तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम हर रंग में अच्छी लगती हो। और क्यों कहता, कॉलेज में एक हसीन लड़की मौजूद थी, जिसके बाद किसी के बाल घटाउन जैसे थे तो रंग में गुलाबियाँ घुलती थी। कि कुदरत ने फ़याज़ी से काम लिया था। किसी के लब याकूती थे तो नीलम सी आँखें और चार चाँद लगाती हुई थी, जबकि वो सब बस ठीक सी थी। ताजोर आंटी का पाकिस्तान आना शायद उसके लिए ग़ैबी इमदाद थी। अम्मा के गुज़र जाने के बाद बिलाशुबा वो बेहद अकेली रह गई, लेकिन फिर भी ये सोच के लरज़ जाती कि अगर खुदा न ख़ास्ता ताजोर आंटी ने अम्मी की हिम्मत ना बधाई होती, तो आज अम्मा के बाद मामू के घर की बावर्चन और जमादार नहीं होती। अम्मा जाते-जाते उसे तालीम की मज़बूती अता कर गई थी। उसकी अनथक मेहनत ने एमए भी करवा दिया था, लेकिन अफ़सोस रिज़ल्ट से आने से पहले ही अम्मा गुज़र गई। बहन को तो फिर भी किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसकी बेटी सरासर नकारा वजूद थी, जो ना तो मुफ्त में कपड़े सीती थी, ना ही दर्जनों अफराद की रोटियाँ पका सकती थी। यहाँ भी तो जो आंटी काम आई और उसे अपने साथ ले आईं, तसल्ली देने में उन्हें कमाल हासिल था। रोती बिलखती खुशनुमा को चंद दिनों में ही अम, असल हा अच्छी हालत में तक ले आई थी। वो अपनी आइंदा ज़िंदगी के बारे में सोचने के काबिल हो गई। उसका इरादा था कि वो रिज़ल्ट आने के बाद कोई जॉब कर ले, चाहे कम तनख्वाह वाली ही सही क्यों ना हो। उसका खर्चा ही कितना था, अभी वो प्लानिंग कर ही रही थी कि ताजोर आंटी की बड़ी बेटी नरमीन बाजी ने धमाका कर दिया। वो माँ से बढ़कर फलाही मंसूबा लाई, अपने इकलौते और कमाऊ देवर का रिश्ता यतीम और मस्कीन बेआसरा सी खुशनुमा के लिए लाकर वो हरगिज़ तैयार ना होती। लेकिन ताजोर आंटी की एक एक बात ने उसे थका कर एक तरफ बिठा दिया। बेटा, मैं भी बहुओं वाली हूँ, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे मामू की सगी बहन ना थी, इसलिए तुम
उनका हाल देख चुकी हो। तुम भी मेरे बेटों की दूर पर एक ही रिश्ते से बहन लगती हो। मैं जब तक हूँ, चाहे किसी दिल से ही सही, वो तुम्हें बर्दाश्त तो कर लेंगे, लेकिन मेरे बात ज़रा सोचो। क्या तुम वही ज़िंदगी गुजारना चाहोगी? जाओ खुशबक। नहीं आंटी, इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी शादी के बाद भी लेकिन आंटी, इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी? इस घर में मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, कोई गारंटी नहीं। आंटी ने साफ गोई से कहा। लेकिन उम्मीद तो है। यहाँ तो ये भी नहीं, और फिर वहाँ इज्जत भी होगी, क्यों यहाँ नहीं है। कल कला को कोई भी बहू तुम्हारे तुम्हारे यानी एक जवान जहान गैर लड़की के यहाँ रहने पर एतराज़ कर सकती है, जो तुम्हारे लिए जिल्लत का बायस होगा। और फिर 100% ना सही, इतनी गारंटी तो मैं दे सकती हूँ कि तुम्हें वहाँ इज़्ज़त मिलेगी। आखिर मेरी बेटी का ससुराल है, सालों से जानती हूँ। अगर तुम्हें मेरे खलूस पर शुबा हो तो ये सोचो, जहाँ अपनी बेटी दे सकती हूँ, जगह गलत तो नहीं होगी। नहीं आंटी, आपके खलूस पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन नदबीर बाजी तो अक्सर, मेरा मतलब है अपने ससुराल। हाँ, वो उन्होंने तासुस है तो मैं और नरमीन में बहुत फ़र्क है बेटा। उसने हथेली का छा उसने हथेली का छाला बनकर ज़िंदगी गुजारी, लेकिन छाले की जलन क्या होती है वो नहीं जानती। उसकी सास अल्लाह बख्शे ज़रा मिजाजदार खातून थी, सख्त मिजाज भी थी, लेकिन ऐसी वैसी नहीं थी जैसे नरमीन बताया करती थी। सास बहरहाल सास ही होती है, ऐसी जिला सिर्फ सासें होती हैं कि तौबा तौबा ही भली। ऐसी मिजाज की सास की भी चंद एक बातें जुबती हैं, लेकिन मिजाज की सास की भी कुछ बातें जुबती हैं, लेकिन नरमीन ज़रा जल्दी भड़क जाती थी। बाकी सब ठीक ही था, शौहर भी शरीफ बंदा है, इसलिए ज़ेर ताब आया रहता है। खैर, अब वो गुज़र गई हैं, सारा घर नरमीन के कंधों पर है। सबकी खुशी-खुशी उसकी हुक्मरानी कबूल कर ली है। तुम्हारी बात और है, तुम में सब्र व बर्दाश्त ज़्यादा है, और तुम्हारी कोई सास ना होगी, लेकिन अगर वो ज़िंदा होती तब भी तुम्हारी उससे मज़े से निभ जाती। ये सुनकर चुप रह गई। इस चुप्पी को रज़ामंदी जानते हुए आंटी ने इन लोगों को मुस्बत जवाब दे दिया। शादी की तैयारियाँ शुरू हुई। ख़ानदान में खबर फैली कि दूसरे साल ख़याली की शादी के दूसरे साल घर से तलाक का लेबल लगवाकर निकल जाने वाली खुशबख्त की वो बेटी, जिसे उसके ने सुलाई कर कर के पाला था, जिसे माँ के बाद मामू ने रखना तक गवारा ना किया, उसकी शादी फैक्ट्रियों के मालिक हाजी सुल्तान अहमद के छोटे बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट खूबरू वजीहा नसीब अहमद से हो रही है। सबके दिलों पर जैसे सांप लौट गए। जले दिल की बात मुंह के रिश्ते निकलने लगी। अरे हटो, कहाँ की शादी, कैसी शादी? नरमीन तो सदा की मतलबी और चालाक है, अपनी चाकरी कराने के लिए मुलाजमा निकाह करके ले जा रही है। और क्या सुना है, लड़का इस्लामाबाद में रहता है, अपना फ्लैट है, गाड़ी है, इतनी अच्छी नौकरी है और हसीन भी बहुत है। इसके लिए ये यतीम मस्कीन मरी छिपकली ही रह गई। हाँ, वो तो है, भाभी के सुपुर्द करके खुद इस्लामाबाद चला जाएगा। अरे देव बहुत सी लड़कियों को ज़रा भी अच्छी नौकरियां मिल जाए तो परियां परियां मांगते हैं। बमा जन्नत के यानी रोबदा ससुराल और भारी जहेज के भी। न जाने रणवीर ने क्या जादू चलाया होगा। तुमने उसके ससुर को देख देख रखा होगा आपने। हाजी साहब, उन्हीं के ज़रिए मामला तय हो गया। बड़े खुदा खुदा तरस इंसान है। रमीन ने नक्शा खींचा होगा खुशनुमा की बेचारगी का। वो जन्नत के लालच में बेटा दांव पर लगाने को तैयार हो गए। जवान बेटा का वो भी कमाओ खुद मुख्तार, पता नहीं किस तरह धमकियां देकर मजबूर किया होगा। वो सब चहमगोइयाँ करने लगी। नरमीन बाजी से वो बखूबी वाकिफ़ थी। कदर, लापरवाही, काम चोर और नाशुक्री से ज़रूर थी, लेकिन आखिर को ताजोर आंटी की बेटी थी। खुद गर्ज और मसूबा साथ हरगिज़ ना आती, इसलिए इस बात से तो उसे यकीन ना आया कि वो उसे बेदाम की मुलाजमा बनाने की खातिर देवरानी के रूप में ले जा रही हैं। अलबत्ता खुदा तरसी बेचारगी और सवाब कमाने वाली बात कहीं दिमाग के अंदर अटक के रह गई थी। बाजी प्लीज़ मेरे साथ ये जुल्म मत करें। आप और आंटी मेरे अपने हैं। आपके सो एहसान मैं जी जान से उसे अपने साथ ले सकती हूँ, लेकिन गैरों के आगे मुझे हल्का मत करें। मुझसे सारी उम्र किसी के आगे एहसानमंदी से सर झुका के नहीं जिया जाएगा। इस एहसानमंदी के साथ मुझे मेरी औकात से बढ़कर नवाजा गया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझ पर तरस खा के वहाँ बिज़ालते मजबूरी कोई मुझे अपनाए। पगली, तुम किन चक्करों में पड़ी हो? कौन खा रहा है तुम पर तरस? अरे हम सब अरमानों के साथ तुम्हें अपना बना रहे हैं। मुझे बनाइए मत बाजी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आजकल लोगों के ने अपनी बहुओं के लिए क्या मयार बना रखा होता है। मैं कम से कम आपके ससुराल के मयार के मुताबिक तो नहीं हूँ। ना भाई बाप, ना भाई, ना जायदाद, ना जहेज। नहीं, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, उन्हें सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। बाकी ऐसी ही हूर परियां हैं ना। हाँ, ऐसी हूर परियां हैं ना जो चढ़ के उठ गई। हाँ, ऐसी ही मैं हूर परी हूँ ना।
सॉरी यार, आज मेरा गला बहुत ख़राब है, तो सॉरी रीडर्स, इसको एक्सेप्ट कर लें ज़रा मेरे गले को। और चिढ़कर उठ गई, किसी से अपनी बात मनवाने की पोजीशन ही में ना थी। आंटी के सामने उसने खदशा भी ज़ाहिर किया था, ना चार आंसू बहाती मायूं भी बैठ गई। नरमीन बाजी की ससुराल और अब उसकी भी थी, जेलम में थी, बारात लेकर उन्हें लाहौर तो आना ही था। बाजी के मशवरे पर मेहंदी की तकरीब मुश्तरका की गई, ताकि आने जाने के वक्त ही बच्चों तो सब लोग मेहंदी वाले दिन ही लाहौर पहुंचे थे। लाहौर में उनके करीबी रिश्तेदार थे, जहाँ क़याम किया। शाम को जब लड़के वाले मेहंदी लेकर आए तो लड़का बज़ात खुद हमराह था। तय पाया कि अभी इसी वक्त लड़की वाले भी रस्म अदा कर लें। लड़की वाले थे ही कौन, तजौहर आंटी और उनकी फैमिली, बल्कि तजौहर आंटी ही क्यों कर, उनकी बेटियों को उसकी शादी से कोई ख़ास इतराज़ ना था, मगर माँ का एक पराई लड़की के लिए इतना पैसा आने की तरह बहाना पसंद ना आया। हालांकि खुशनुमा ने हर मुमकिन तरीके से आंटी पर ज़्यादा बार ना डालने की कोशिश की थी। दूसरी जानिब से भी जहेज़ का मुतालबा ना था, फिर भी आंटी ने तकरीब वगैरह का जो खर्चा किया वही काफ़ी था। चंद सूट और सैंडल्स आंटी और बाजी ने बना दिए थे। मामूओं ने दुनिया दिखावे को 10-10 हज़ार रुपये उसकी हथेली पर रखे हुए लेने थे। मैं मुतामिल थी, लेकिन आंटी के इशारे पर रख लिया। यूँ 10 जोड़ों कपड़ों, 2.5 तोले जेवरात और 20,000 नकदी के हमरा वो रुखसत होने को तैयार थी। उसे बड़े मामू की बेटी शुमाइला की शादी की तमाम तफसीलात याद थी। क्या चीज़ थी जो जहेज़ में ना दी गई थी, और बाजी नरमीन की शादी पर क्या रौनक लगी थी। लेकिन इस घर से जब उसकी मेहंदी आई तो उसे अपनी कमाईगी का एहसास शिद्दत से होने लगा था। जो रोंटी जवान बेटों के आगे मजबूर और बेबस थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसके हाथ बंधे ही रहे। हाँ, जब वहाँ से आने वाली मेहंदी की सजदा देखने से ताल्लुक़ रखती थी। बरी भी उस दिन दी गई, ताकि शादी के रोज़ दुल्हन को बरी के ज़ेवरात और लिबास पहना दिया जाए। उसकी कज़न आगे आकर शानदार ड्रेसेस और भारी ज्वेलरी की तफसीलात बना रही थी। वो उलझती जा रही थी, इतनी इन्वेस्टमेंट और उसका बेकार वजूद, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। कभी कभी उसे इन औरतों की बातों पर यकीन सा आने लगता कि ज़रूर उसमें निर्मल बाजी का कोई मफाद बसता है। कभी फिल्मों की कहानियों में पढ़ी जाने वाली सिचुएशन याद आती कि किस तरह एक एबनॉर्मल लड़के जो मंशियात के आदी के धोखे से किसी गरीब बेसहारा लड़की के पल्ले बांध दिया जाता, और कभी कभी वो ताजोर आंटी के खलूस के आगे हार जाती, इन तमाम वस्फों को झटक देती, लेकिन मुतमईन फिर भी ना हो पाती। नाज़ो उसके पीछे पड़ी थी कि एक नज़र खिड़की से बाहर अपने होने वाले दूल्हा को देख ले। उठना खुशी, एक मिनट देख तो सही, कैसे झोंगड़े डाल रहा है अपनी मेहंदी पर खुद ही। उसके बार पर कहने पर तंग आकर वो मरे मरे कदमों से खिड़की तक कई बार झांका। नाज़ो की निशानदेही पर लॉन के बस में पीढ़े पर औरतों के दरमियान उसे बैठा देखा। गेंदे और सूरजमुखी के फूलों से सजा पीढ़ा, लॉन में बिछी जर्दी और सुर्ख दरिया, सब्ज़ और पीले मलबूसात में सजी संवरी औरतें, और उनके दरमियान राजा इंदर बना बैठा वो नसीब था। दो 2-3 रोज़ की बड़ी शेव, तेल से लगे बिखरे बालों में इस कदर दमक रहा था कि वो खुद हैरान रह गई। जो हालत औरतों ने उसकी कर दी थी, तेल उपटन और मिठाई के साथ, उसके बावजूद उसके चेहरे की बशाशत और शगुफ्तगी कमाल थी। वो सबसे बढ़कर उसकी शफाफ मोती से रंगत की चमक, न जाने ये गर्दोपेश में छाए पीले रंग की जगमगाहट थी, या उसकी अपनी जिल्द में सोना गुंदा हुआ था। मुंडा रज के सोना है, तजोर आंटी की ज़ईफ़ सास ने तबसरा किया। सोना नहीं नानी, सोना है सोना, किसी लड़की ने बड़ी हसरत से कहा। बाहर लॉन में किसी ने केसट लगा दी, मुंडा सोने रंग दा दिल लै गया मेरा, सौ रब दी। शबनम मजीद की आवाज़ माहौल पर छा गई, और दूल्हे के दोस्त पीले दुपट्टे लहरा लहरा कर नाचने लगे। वो एकदम पीछे हट गई अपनी जगह तक। जाते जाते उसने रास्ते में लगे आईने की तरफ देखने से दानिस्ता गुरेज किया। बाजी के इसरार पर वो पीले रंग का जोड़ा और कुर्ता पजामा पहन चुकी थी, जिस पर सब्ज़ और सिल्वर गोटा लगा था, लेकिन जानती थी इस गहरे रंग के लिबास में उसका गंदमी रंग मद्दब और सांवला पड़ जाता है। माथे पर बहते तेल ने सारा वजूद चिपचिपा कर रखा था। नाजों के लगे उपटन ने पूरे वजूद में जर्दी घोल दी थी। उसे तो सुबह आईने में खुद को देख कर घबराहट होने लगी थी, और टीबी की मरीज़ा लग रही थी। कुछ नहीं होता, उपटन ऐसे ही असर करता है, जब ना होगी तो फिर देखना मेरा जादुई असर, उपटन का कमाल। उसने तसल्ली दी। तूने लड़का देखा रेना, ये खुशी तो उसके आगे कुछ भी नहीं। शुमाइला की सरगोशी ने उसको एहसास कमतरी की आखिरी हद तक पहुंचा दिया। नौरीन बाजी उसे रस्म के लिए लाए देने आई तो उसे साफ इनकार कर दिया। बाजी प्लीज़ मेरा तमाशा मत बनाए, आप चाहती हैं सब लोग खुलखुलाकर मेरा मजाक उड़ाएं। आपने अपने देवर को खुदा तरसी और हमदर्दी के नाम पर राज़ी तो कर लिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सारी
भाग दौड़ बेकार ही जाए। मुझे इस मुरझाई हुई हालत में देखकर उसने रस्म के मौके पर इनकार कर दिया तो तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया खुशी? कैसी अनाप-शनाप बातें कर रही हो? किसने भरी हैं ये खराफात तुम्हारे दिमाग में? स्टूपिड लड़की, इतना पढ़ लिख कर गँवाया है बस तुमने। तुम्हें क्या कमी है बताओ तो? अरे तालीम और ज़हानत के बलबूते पर माज़ूर और नामुकम्मल इंसान भी दुनिया का सामना करने की जुर्रत पैदा कर लेता है, और तुम ये मौका नहीं इस किस्म की बहस करने का, वरना मैं तुम्हारी खूब खबर लेती। चलो उठो और देखो, मेरे ससुराल की औरतें भी अंदर आ रही। शाबाश। बी बी कहाँ से बी ब्रेव, कहाँ से लाऊं कॉन्फिडेंस? वो तो मेरे बाप ने उस रोज़ मेरी रूह से छीन लिया था, जब शायद मैं इस दुनिया में आई भी नहीं थी। आप तालीम जहानत की बात करती हैं, तालीम और जहानत की बात करें, जुर्रत और फैसले की। बताइए मेरी माँ में क्या कमी थी? सुगढ़, साबिर, शाकिर, मेहनती, खुश अखलाक, आला ख़ानदान से ताल्लुक़, लेकिन उसके बलबूते पर तो वो एक दिन भी कबूल ना की गई। नरमीन बाजी कुछ कहना चाहती थी, मगर लड़कियों के करीब आते देखकर आहिस्ता आवाज़ में बस इतना कह सकी, अजीब ज़िद्दी लड़की हो। अच्छा कल क्या करोगी? इस तरह मुँह छुपाए बैठी रहोगी? कल का कल देखेंगे। आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं इस हुलिये में बाहर जाने की। नाज़ो किसी ब्यूटी पार्लर में ले जाए तो कल नाज़ो किसी ब्यूटी पार्लर में ले जा तो रही है। वो तंज़िया हँसकर दिलासा देने लगी, शायद वो गुज़ारे लायक ही बना दे। फिर नरमीन बाजी ने दुल्हन की शर्म और झिझक का बहाना बनाते हुए बात संभाल ली, और चंद मोहतबर ख़वातीन ने कमरे के अंदर ही रस्म अदा की। अगले दिन ब्यूटी पार्लर में लोड शेडिंग की वजह से होने वाली बदमज़गी ने काम ख़राब कर दिया। अच्छी खासी कीमती शरारे और भारी ज़ेवरात की भी मत मारी गई उसके उसके ज़ाती ख़्याल में, वरना आंखों का मेकअप कदरे डार्क हो जाने से और हेयर स्टाइल ढंग का ना बनने के अलावा कोई ख़ास बात ना थी। ससुराल पहुंचने के बाद रुबाब ने उसका अस्तरनो मेकअप किया, और काफ़ी औरतों के तारीफ़ी कलमात ने उसकी बसीजी हथेलियाँ, टूटते दिल और कपकपाते कदमों को सहारा दिया। लेकिन नसीब उसकी तवक्को से कहीं बढ़कर मगरूर और खुदपसंद वाक़या हुए थे। उसने उसे ज़रा लिफ्ट ना कराई, ना सिर्फ बल्कि शादी के अगले दिन भी सबके सामने खुल्लम खुल्ला उसका मज़ाक का निशाना बनाया, और उसकी ज़ुबान से डरने लगी थी। कभी भी कहीं भी किसी के आगे भी कुछ भी कह सकता था। इस हद तक ज़ुबान दराज़ था। ससुराल में बाकी सब फ़िलहाल तो मामूल के मुताबिक ही था। साल 2 साल पहले गुज़र चुकी थी। अलबत्ता खुशनुमा ने सरसीसा देख लिया था कि कहीं नरमीन बाजी के हवाले से उसके बारे में कुछ सब कुछ लेकिन नरमीन बाजी के हवाले से उसके बारे में सब कुछ जानती थी। उसकी अपनी सास से ज़रा नहीं बनती थी। शौहर से भी इस सिलसिले में इख्तिलाफ़ात रहते थे। ससुर अलबत्ता बेहद शरीफुल नफ्स, नमाज़ी और परहेज़गार इंसान थे। उनकी शख्सियत का नूर चेहरे से ही झलकता था। खुशनुमा को यकीन था वो ज़रूर इस घर में उनकी हमायत से आई, वरना नरमीन बाजी इतनी बाअसर भी नहीं कि देवर पर ज़बरदस्ती कर सके। उन्होंने नेकी कमाने के लिए मेरा इंतखाब किया, लेकिन ये क्या जाने कि उन्हें उन्हें तो सवाब मिल जाएगा, मेरा क्या होगा? हर दम पैरों के तले ज़मीन खिसकने का खौफ, सर की छत उड़ने का अंदेशा। बेटे को न जाने क्या धमकियाँ, डरावे, जज़्बाती ब्लैकमेलिंग के ज़रिए रज़ामंद करके वो तो मुतमईन हो गए, लेकिन सारी बेइत्मीनानी तो मेरे हिस्से में आई, और दिल गिरफ्तार होकर सोचती, शादी से पहले जितने पहले हफ्ते ही उसने इस रिश्ते के अंजाम के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। मेरा तो अब कोई ठिकाना भी नहीं। खुदा न खास्ता कल को अब्बा जी ना रहे तो नसीब पर किसी का ज़ोर और अपनी मनमानी मनपसंद लड़की पसंद आ गई, तो मैं कहाँ जाऊँगी? इससे तो अच्छा था नरमीन बाजी मेरी शादी किसी कामरो अनपढ़ और गरीब बंदे से करवा देती थी। कम से कम वो मेरी कदर तो करता। इसके साथ खड़ा होने में मुझे खदशा तो ना होता कि मेरी शख्सियत गहना रही है। उफ़ आंटी, आपने गलत किया। मैं पहले ही गैर महफूज़ थी, अब भी वही हूँ, बेसुकून। मुझे मुझे तहफ़्फ़ुज़ तो चाहिए था, और इसकी तलाश में मैं आपके आसरे पर निकली थी। शादी पर तैयार थी, मगर कहाँ किसे तहफ़्फ़ुज़, कहाँ है इज़्ज़त? हर वक़्त यही डर कि कब वो मेरे बाप की तरह मुझे अपने घर से निकाल ले। वो घबरा कर अब्बा जी की लंबी उम्र की दुआएँ माँगती रहती, जिनके दम से इतनी तसल्ली तो थी कि नसीब किसी न किसी तरह उसे बर्दाश्त करते रहेंगे। रिश्ते के बनोई की हैसियत से हसीब बाई को पहले से जानती थी, अलबत्ता उनकी संजीदा तबीयत की वजह से ज़्यादा बेतकल्लफ़ी ना थी। अब जेठ के करीबी रिश्ते में भी वो इतने ही सर्दमहल और अजनबी अजमी से लगते। उसे उनका ये गुरेज़ ज़्यादा इसलिए चुभता कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बल्कि तमाम घर के अफराद के साथ वो ऐसे ही लिए दिए रहते थे। नरमीन बाजी भी उनकी खुश मिजाजी से नाला थी, बल्कि वो तो सरासर उसे बेहिसी का नाम देती थी। खुद उनका अपना हाल तो ये था कि बला की शिद्दत पसंद थी। मिजाजों का यही तज़ाद था जो वजह तनाज़ा बना हुआ था। लेकिन इस मामले में जहाँ बाजी की जज्बाती और जल्दबाजी नुकसान देती, वहीं हसीब बाई की तहम्मुल मिजाजी मददगार साबित हुई। वो दोनों निभाए चले जा रहे थे। ना सिर्फ बीवी बल्कि नसीब भी बड़े भाई से खाइफ और गिला कुनाह रहता। इतने लंबे लंबे लेक्चर झाड़ने का आर्जा था। बसा औकात वो अपने छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते, चिढ़कर उन्हें खदीब भाई का नाम
नाम दे छोड़ा था, नाम के हवाले से बख्शा, तो खैर उसने किसी को भी ना था। नरमीन बाजी को अमीन भाभी कहकर पुकारता था। ये तो खुशनुमा भी जानती थी कि उन्हें सब कुछ हासिल होते हुए भी दुखड़े रोने का किस कदर शौक था। उनकी ज़ुबानी अपने ससुराल के इतने किस्से सुन रखने सोच कर लरस जाती है, बल्कि अब चांदी दिनों में इस घर का माहौल परख लेने के बाद वो जान गई थी वो सिर्फ आतन ज़रा सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करती हैं। नसीब की वालदा को गुजरे 2 साल हो गए थे। उन्होंने इस घर में इस कदर अजियत ना बना बना रखा होता तो कुछ असरात तो अभी भी नजर आते, लेकिन उसे नरमीन बाजी के तमाम शिकवे शिकायतें बेजा ही लगती। जुगनू और बुलबुल उसके प्यारे प्यारे बच्चे नसीब उनके के दुरुस्त नाम लेता था, मगर उसे बड़ी हसरत होती कि उसने खुद ही बताया, गमगीन भाभी ने अपनी औलाद के नाम रखने में कोई कसर ना छोड़ी जो मैं बिगाड़ दूँ। पता है उन्होंने शादी के बाद अल्लामा इकबाल की टहनी पर किसी शजर के तनहा बुलबुल था, कोई उदास बैठा, बहुत पड़ी थी। ये इसीलिए यही नाम ज़हीन पर सवार हो गया। तो शुक्र है उन्होंने एक मकड़ा और एक मक्खी कहीं ज़्यादा नहीं पड़ी। वो नानो इस घर की सबसे मुतवाज़न हस्ती थी, बारोब भी, संजीदा भी और दोस्ताना मिजाज भी। खुशनुमा को हैरत होती कि उनके अपने छोटे नवासे से इतनी ज़्यादा कैसे बनती है। वो तो इस कदर मुँह फट और बुड़बोले हैं नाज़ों की नानों को कैसे कैसे निभ जाती है। वो समझने से कासिर थी। उसका अपना दिल तो नानों के पास बहुत लगता था। उन्हें मुकाबिल के दिन में झाँकना आता था। हमेशा मुखातिब के मूड के मुताबिक गुफ्तगू करती। बाजी ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया था उन्हें यहाँ लाने का। नरमीन बाजी फितरतन लाख मुखलिस सही ज़िम्मेदार हरगिज़ ना थी। घर का सबसे अहम फ़र्द कम अज़ कम उनके लिए तो नसीब था, क्योंकि वो इसके हवाले से यहाँ मौजूद थी। लेकिन यह हवाला काबिल फ़ख्र ना था, इसलिए वो इसका सामना कम से कम करने में ही आफ़ियत जानती थी। इससे बचने की खातिर उसने जल्दी घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। बाजी और नानों के लाख मना करने के बावजूद वैसे ही उसको इस घर में जगह बनाने के रखने का यही तरीका सूझा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद साबित होकर दिखाऊं। रहा नसीब तो उसका क्या था। छुट्टी ख़त्म होते ही उसने वापस इस्लामाबाद जाना था। घर के बकिया अफराद के साथ घुलना मिलना उसके लिए इतना मुश्किल ना था। वो दिन गिन गिन कर उसके वापस जाने का इंतज़ार करने लगी। नानों के पास बैठी मटर छीलती उनसे उसके सासू लंबिया के इक़्तिसाबात सुन रही थी। अब्बाजी रायवंड के किसी मजहबी इज्तिमा में शिरकत के लिए गए थे। हसीब भाई हस्ब मामूल फैक्ट्री, बच्चे स्कूल और नरमीन बाजी मुकम्मल फुर्सत का ये तवील दौरानिया अपने कमरे में इंजॉय करती थी। अंजुमन के काम की निगरानी नानो ही करती थी। उसके सर पे सवार होकर दोपहर का खाना भी पकवाती। अब वो 3 रोज़ से ये जिम्मेदारियां खुशनुमा ने उठा रखी थी। उनका बस चलता तो खुद ही पकाना शुरू कर देती, लेकिन नानो का उसका किचन में जाना सरे ही से पसंद ना था। हफ्ता भर तो हुआ तुम्हें ब्याह कर लाए, खबरदार जो चूल्हे के पास भी गई तो बस इतना सा वक्त है उसके इसकी इस मोटी बस इतना ही बहुत है कि इस मोटी अंजुमन की निगरानी कर लेती हो। बड़ी दुल्हन बस रात का ही खाना बनाती है, और वो भी हसीब के कहने पर, क्योंकि उसे मुलाजमा के हाथ का खाना पसंद नहीं, वरना वो तो किचन में झांक कर भी ना देखे। खैर तसल्ली तो मुझे भी नहीं होती, इसलिए मुसलसल उसके सर पर खड़ी रहती हूँ। मैं ना देखूँ तो गंदे संदे हाथों से ही आटा भी गूंद ले और सब्जी गोश्त भी बगैर धोए चढ़ा दे। कमबख्त के हाथ हर वक्त तो सर में खुबे रहते हैं जुओं और लिखों के साथ आंखों चोली खेलने को। लेकिन नानो मुझसे यूँ फारिग वक्त भी नहीं गुजरता। बस चुप करके मैं ये महीना गुजार लो, फिर तुम्हारे हाथ खीर में डलवाती हूँ। क्यों खीर खराब करती है नानो? नानो खुद ही कहती हैं रिस्क की इज्जत करो, खुद ही से खीर में हाथ मारने की तरगीब दे रही हैं। चमचा इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? हस्ब आता नसीब ने गुफ्तगू में दखल देते हुए इधर उधर की आंखें वो जज्बस होकर होकर रह गई। आखिर ये इस्लामाबाद चले क्यों नहीं जाते? इसकी सोचों की हड़ताल यहीं आकर टूटती थी। इस वक्त भी यही हुआ। वो अच्छी बनी बैठी नानों से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलका सबा से मुलाकात के अहवाल सुन रही थी कि अचानक वो शोरगुल मचाता हुआ उस तरफ चला आया। कैसी है मेरी परी चेहरा नानो? नानो से लिपट गया। तमीज़ से बरखुरदार, कितनी बार कहा है कम से कम मुझे तो उल्टे सीधे नामों से मत पुकारा करो। उन्होंने गर्दन से उसका हल्का परे धकेला। ये तो आपका खिताब है। अच्छा ये बताएं आपका नाम क्या है? उसने फिर से उनके गले में बाहें डाल दी। मेरा दिमाग मत चाटो नसीब। नसीम बानो वो सुनकर भी नहीं सुन रहा था। यही उसकी आदत थी, बस अपनी ही आके जाता। यही नाम है ना? और नसीम बानो का खिताब परी चेहरा ही तो था। इसलिए बताइए आपके ज़माने में कोई मशहूर हीरोइन रही है? हद से ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हो तुम नसीब। अब बूढ़ी नानों को गाने बजाने वालों से मिलाने लगे और बिगड़ गए। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा। आप गलत समझ रही हैं, लगता है आपको फ़िल्में वगैरह से दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आप नहीं जानती कि परी चेहरा नसीम बानो गाने वाली नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ आप अच्छा आप चुप हो जाओ, मैं तुम्हें 2 लगा दूंगी। नानो ये आप क्या कर रही हैं? सदमे की शिद्दत से बेहोश होते को
आप तो ऐसी ना थी नानो, ये किसकी खुश्क सोहबत ने आपकी मोहब्बत के सोते खुश कर दिए। अच्छा अच्छा, समझ गया, ज़रूर परी चेहरा नसीम बानो नाना जान की पसंदीदा हीरोइन रही होगी, इसीलिए आप इतना खार खा रही हैं उसके नाम से। तुम्हें तो मैं सामने से आती नूर जहाँ को आते देख के बानो ने उसे डांटने का प्रोग्राम समेटते हुए चुप रहने का इशारा किया, मगर वो नसीब ही का जो चुप कर जाए। बड़े 2 दिनों बाद बरकत तलन्नुम की सवारी आई है और आहा बंदा, यार तू भी आया है, तुझे फुर्सत मिल गई अपनी दुकानदारी से। खाला साथ मंजर उसका लंगोटिया कहलाता है, कहलाया जा सकता था। मुझे तो फुर्सत ही फुर्सत है, आया इसलिए नहीं कि तुम फुर्सत से नहीं होगे, उसने मैंने खजी में कहा। खुशनुमा भी रुबाब को देखकर खुश होगी। नानो तो बेटी के साथ अपने कमरे में चली गई, नसीब मंजर को लेकर वहाँ बैठ गया। उसे घबराहट सी होने लगी, वो उसके साथ बैठने से इज्तिमा भी करती थी। उसकी फिक्रबाजी की गिर्द गिर्द किसी को ज़्यादा ही फड़क जाया करती थी, किसी वक्त ज़्यादा ही फड़क जाती थी। वो आपको लेकर वहाँ से हटना ही चाह रही थी कि अंजुमन आ गई, उसे किचन की ज़रूरी कामों की तफसील बताते रुक गई। लेकिन इससे पहले नसीब उसकी क्लास लेने बैठ गया है। क्यों भाई, मन तो मानिए, हर वक्त तुम्हारे ये वक्त तुम्हारे आए आने का। हाय भाईजान, क्या बताऊँ, रात कितनी ज़ोर का दर्द उठा मेरे पेट में। हालांकि मैंने सूखी रोटी चाय के साथ खाई थी, लेकिन कबाब खाने वालों के कबाब खाने वालों के पेट ठीक रहते हैं, हम गरीबों के ही दर्द होता है। आधी रात तड़प के गुजारी, सवेरे आंख देर से खुली। ये कहानियाँ किसी और को सुनाना, क्या मैं नहीं जानता कि तुम हर पीर वाले दिन देर से क्यों आती हो? इतवार की रात सारे गुली गुली वाले किराए पर वीसीआर मंगाकर सारी रात फिल्में देखते हो। सूखी रोटी चाय के साथ खाना मंजूर है, लेकिन फिल्में देखनी नहीं छोड़नी। अरे आपको पता है तो पूछते क्यों हो? पिटाई का मुजाहरा करती वो किचन की तरफ मुड़ी। खुशनुमा ने आवाज़ देकर रोक दिया। अंजुमन, मटर के दाने मैंने निकाल दिए हैं, ले जाओ, उसमें से थोड़े से निकाल कर उबलने के लिए रख दो, बाकी धो के रख दो। फ्रिज में से एक पैकेट मुर्गी का और एक कीमे का निकाल कर पिघलने के लिए सिंक पे रख दो। लहसुन प्याज वगैरह बना कर रख दो। आधी प्याज सालन के लिए काटना और आधी कबाबों के लिए बारीक पीस लेना। खाना मैं खुद बनाऊंगी, खाला आई हैं तो तुम न जाने क्या घोल कर सामने रख दोगी। काली उसे नानों ने इसकी फिरनी बनवाई थी उसके बेहद इसरार पर, लेकिन इस ताकीद के साथ कि उसे अभी से किचन में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इनकी तायद फरमाइश इस वक्त सिर्फ मेहमान नवाजी की फ़िक्र में हलकान हो रही थी। नहीं भाभी, प्लीज़ खाने का एहतमाम मत करें, रुबाब ने रोका। और क्या, हम लोग तो आपको डिनर पर इनवाइट करने आए थे, मंजर ने भी इजाफा किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई, ये आपका अपना घर है, तकल्लुफ़ की क्या बात है? और आपका अपना घर भी हमारा अपना ही है, ख़ास तौर पर इनवाइट करने की क्या ज़रूरत है? वो इखलाक से कोई है, इस मज़्ज़त की मोहब्बत के मुजाहरे ने दोनों को मज़ीद तकल्लुफ़ का मुजाहरा ना करने से रोक दिया। मन तो मन ये तो बताती जा, रात कौन सी फिल्में खड़काई नसीब ने फिर से बातों में जाया। मोलेदा खड़ाक, एक गुज्जर सो बदमाश और चोर रानी, सारी की सारी शान की फिल्में थी, एक से एक ज़बरदस्त। वो मुड़ के बोली, भाई जान वैसे आपस की बात है, तुसी क्यों नहीं फिल्मां में काम करते? तुसी किसी हीरो से कम हो यार? फिल्मों में तो काम करो, लेकिन हीरोइन कहाँ से लाऊं? कोई जचेगी मेरे साथ? वो बखरी फ़ख्र बड़े फ़ख्र से पूछ रहा था। खुशनुमा ने चौंक कर उसकी अकड़ी हुई गर्दन पर सजे मगरूर चेहरे को देखकर, लो जी सैमा है, रीमा है, और गवाने लगी। उसने हाँक रोक दिया। बस बस, मुझे अब मुझसे ऐसी चहेतों की शान में अब मुझसे अपनी चहेतियों की शान में गुज़ाफ़ी मत करवा बेटा। तुम्हारे लिए इंडिया से हीरोइन रिपोर्ट कराऊं? मंजर ने पूछा। तौबा तौबा, मुझे तो इंडिया की कोई हीरोइन एक आँख नहीं बाती। चला अजीब चलाकी है, चलाको मास कैसी लगती हैं, फपे कुटनियाँ सी। खैर ऐसी बात तो नहीं, वो सब का छोड़ो, ऐश्वर्या राय के हुस्न के बारे में दो राय हो ही नहीं सकती। हर तरह से मुकम्मल और बेदाग हुस्न। वो खुद सबसे बड़ा फ़ैन था बेशक, लेकिन इसकी खूबसूरती प्लास्टिक मेड लगती है, किसी मोमी मुजस्मे की तरह। शो केस में सजी संवरी पुतलियाँ होती हैं ना, इसमें से खूबसूरती है मगर दिलकशी नहीं है। सीन तो लगती है मगर प्यारी नहीं। उसने उसे भी रिजेक्ट कर दी तो अंदर जाने के इरादा मौकूफ़ करके खुशनुमा बहाने से वहीं टिक कर बैठ के बिखरे कारपेट पर बिखरे अखबार से बैठने लगी, ताकि उसके शहजादे गुलफाम के म्यारे हुस्न की हदें तो जांच ले। मंजर को भी इस जिक्र में दिलचस्पी महसूस हुई, तो यूँ एक नाम गंवाने लगा, जैसे नसीब के किसी की हाँ कहने पर फ़ौरन उसे साइन करके फ़िल्म बनवा डालेगा। ऐसा करते हैं, हॉलीवुड खंगालते हैं। हॉलीवुड की कोई हीरोइन जूलिया रॉबर्ट्स, वो बड़े दांतों वाली, ऊँटनी के होंठों वाली, मुसख्खर से तमस्खर से कहा। पेनलूप, उसके नक्श ज़रूरत से ज़्यादा दिखे हैं, नुकीली सी नाक और तेज़ धार थोड़ी। ड्रू बैरीमोर कदरे बेहतर है, लेकिन एक तो मोटी होती जा रही है और दिन ब दिन, और दूसरे उसके चेहरे की एक मखसूस सा हमन्नतपन है और जड़ सा तासुर जो सारी खूबसूरती गारत कर देती है।
विनू ना राइट। सॉरी गाइस, मेरी गला मेरा इतना ख़राब है कि मुझसे बहुत अटक अटक के पढ़ा जा रहा है। इस चोनी का नाम भी मत लेना, इसके गानों को हाथ उसने कानों को हाथ लगाया। अच्छा तो अब निकोल कॉडमैन नहीं, उसकी नाक तुमसे मिलती जुलती है। संजीदगी के साथ मुझसे मंजर अपनी नाक टटोल रहा था। हाँ, मोंकी नोज, बंदर जैसी नाक। वाह यार, शख्स रीला आदमी वो हट बढ़ाकर गालियां देता रह गया। ऐसा करो नसीब भाई, ऐसा करे नसीब भाई। रुबाब ने उस पर बेतुकी बहस में हिस्सा लेते हुए मशवरा दिया, फिर तो आपके साथ भाभी को ही हीरोइन लेना चाहिए। उसकी उनकी नाक भी सतमा है, होठ भी ना ज़्यादा फैले हैं ना पतले, ना नामालूम से दूध वाले, ना जोलिया की तरह फूले फूले, दुबली पतली भी हैं। यार बंदर, यार बंदर, एक हीरोइन का नाम तो तूने लिया ही नहीं। हैली बेरी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या जो तूने किया। तूने फ़ौरन कह देना था वो काली गंजी। बस मैं तो इस बस मैं तो अब भी वही कहता हूँ। मुबिम से अंदाज में उसने खुशनुमा पर ऐसा वार किया कि वो सर से पैर तक सुलग उठी। लो, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया, तुम खुद ही कह रहे हो। मंदर शायद उसकी बात की गहराई तक नहीं पहुंच सका था, फिर जानकर अनजान बन गया वो। और बाप तो सरे से मुतवज्जा ही नहीं थी, उसका सारा दिमाग टीवी पर लगे क्योंकि प्रोग्राम की तरफ मुंतकिल हो गया था। उसके बावजूद खुशनुमा को सख्त तरीन सुबकी का एहसास हुआ। गम के साथ साथ गुस्से ने उस पर ऐसा शदीद हमला किया, अपनी जगह से जंबिश तक न कर सकी। अचानक एक एहसास ने उसे सख्ता से बाहर आने पर मजबूर किया। गुस्सा, गुस्सा। और मुझे मुझे तो सिर्फ दर्द होता था, बेबसी और कमबसी का एहसास, तकलीफ पहुंचती थी, गुस्सा तो कभी नहीं आया। और फिर अब कैसे? आंटी के नाना करने के बावजूद नानों ने उन्हें खाने पर रोक लिया। उन्हें खुशनुमा की फुर्ती और मेहमान नवाजी की या बहुत भाई थी। नरमीन बाजी तो खाना लगने से बस चंद मिनट पहले ही कमरे से बरामद हुई। अरे नहीं, नवीन दुल्हन का हाथ खीर में डलवा भी लिया अभी से। अभी तो 10 दिन हुए हैं ब्याह कराए। उस हैरत पर नानों ने शिकायती निगाहों से तो देखा जैसे कह रही हूँ मैं ना कहती थी। उसने फ़ौरन वजाहत पेश की। बस आंटी, अपनी इतनी ज़िद के बाद ये बात मनवाई नानों से। उनका बस चले तो साल भर मुझे तिनका ना तोड़ने दें। दरअसल मुझे फारिग बैठने में मेरा वक्त नहीं गुजरता। ये अलग बात कि खीर पकवाने के बाद आज इत्तेफाक ही मेरा दाँव लग गया, वरना नानों की नज़र बड़ी तेज़ है, किचन में घुसने ही कहाँ देती हैं। तो ये सब तुमने 1 घंटे में तैयार किया है? उन्होंने मेज़ पर नज़र दौड़ाई। मटर पुलाव, कच्चे कीमे के कबाब, मुर्गी और आलू का सालन, दही, फुल्कियाँ, चटनी, रायता, सलाद, हर तरह से मुकम्मल। माशाल्लाह बड़ी फुर्तीली हो। आंटी आप खाना शुरू कीजिए। बाकी तारीफ में बात के लिए उठा रखे, इस कदर लज्जत है खुशी के हाथ में। और जो भी था नवीन बाजी कम अज़ कम उसके लिए फ़राख दिल ही थी। मतलब चुस्त मिजाज सी तबीयत में हसद का मादा ना था। और फिर खाने की सभी ने जी भरकर तारीफ की। कबाब बेहद खस्ता है, मंजर ने कहा, और पुलाव की महक भी जुदा है। क्या किसी ने बनाया मुर्ग पुलाव? क्या किसी के बनाया मुल्क पुलाव में भी ऐसी लज्जत ना होगी? आंटी ने कसीदा बढ़ाया। और मुझे तो वलायती मुर्गी का सालन कभी पसंद ना आया, अजीब बेलज़्ज़त सा गोश्त होता है, रबड़ जैसा। मगर तुमने तो इसमें भी जायका भर दिया, नानों ने कहा। सलाद की सजावट तो बेहद महारत से की गई है आपने भाभी, बाप बोली। और खुशनुमा हैरान थी, उसने तो आम सा खाना बनाया था जैसे हमेशा बनाती चली आ रही थी। अगरचे मामू के घर अम्मा ने उसे काम का ज़्यादा में नहीं उलझाया था, ज़्यादा था उसके बावजूद वो भी तम उसके तरह वो कभी घिन चक्कर ना बन के रह जाए। फिर भी आता जाता उसे सब कुछ था। जब अम्मा की तबीयत ठीक ना होती तो उसके मना करने के बावजूद वो सारा काम अपने सर ले लेती। इतने बड़े कुंबे के लिए 3 वक्त खाना पकाकर भी एक लफ्ज़ तारीफ़ का सुनने को ना मिलता था। अम्मा ने उसकी मिलता था वो, यहाँ सब उसकी मुसलसल तारीफ़ कर रहे थे। वो पज़ल सी हो गया, ऐसा ना था कि इस घर में कभी खुश जायका खाना बना ही ना था। वो इतने दिनों से देख रही थी। दोपहर को अंजुमन खाना इसलिए पकाती थी क्योंकि अब्बा दोपहर का खाना शुरू से नहीं खाते थे। नसीब भाई ऑफिस होते थे इसलिए ज़्यादा तरद्दुद ना होता। आजकल नसीब आया होता, लेकिन वो छुट्टियां भरपूर तरीके से एंजॉय करते, सुबह देर तक सोता रहता था। भारी नाश्ते के बाद वो लंच की ज़रूरत महसूस ना करता। रात को चूँकि तमाम अफराद इकट्ठे खाना खाते इसलिए नरमीन बाजी को खासा एहतमाम करती, सभी की पसंद को मद्देनज़र रखती मेन्यू तैयार होता। और वो खुशनुमा मान गई थी कि बेशक उनके हाथ में भी बेहद लज्जत थी। और ये एतराज़ तो बाजी बरमला करती थी कि उनका पकाना तो उसकी सास ने खाना पकाना उनकी सास ने सिखाया है। बात सिर्फ इतनी थी कि इन लोगों का दिल बढ़ाना आता था। तारीफ़ करने के मामले में सभी फ़राग दिल थे, माँ सिवाय। उसने नतीजा निकाला और दर्दीदा निगाहों से सामने बैठे नसीब को देखा। उसने चूँकि घंटा भर पहले नाश्ता किया था इसलिए सिर्फ 2 कबाब डालकर बैठा था। वाह! उसके मुँह से भी तारीफ़ी कलमात अदा हुए तो वो चौंकी। ज़बरदस्त यार, क्या बड़ा मज़ा है ईमान से, किसने बनाया है क्या?
ये कबाब, बाजी ने बोला नहीं ये अचार बाज़ार का है। बाजी के बजाय उसने नॉर्मल से लहजे में खिलाफ़े मकबूल अब उसका दिल शिकनी ज़्यादा महसूस नहीं होती थी। शायद बाकी सब ने अपनी इतनी हौसला अफ़ज़ाई की थी कि अब मज़ीद एक लफ्ज़ भी तौसीफ़ का सुनने का दिल ना था। अब उसने एक बार फिर उसे देखना चाहा। चखारे लेकर चटोरी औरतों की तरह आम की फाँक चूसता वो सर हिला रहा था। खुशनुमा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। जाने से पहले रुबाब ने उसे मज़ीद हदायत दी थी। भाभी परसों आपको जो ड्रेस पहन कर आना है वो मैं निकाल देती हूँ। आप उसके साथ मैचिंग सैंडल और जूली के बारे में भी बता देती हूँ। बड़ी भाभी आपको लेकर पार्लर जाएँगी। चुपचाप अच्छी बच्चों की तैयार हो जाइएगा। घर ही की तो बात है। चलो तुम्हारी पसंद का ड्रेस मैं पहन लूँगी, लेकिन ये पार्लर से तैयार होना क्या बहुत ज़रूरी है भाभी? आप नहीं जानती परसों का डिनर बहुत स्पेशल होगा। मेरी ताया साथ भाई की भी आपके साथ ही शादी हुई थी, उनको भी इनवाइट किया है। मेरा सासा सारा तो दयाल होगा, सभी अपनी दुल्हनों में मुकाबला होगा और मैं चाहती हूँ मेरी फेवरेट भाभी ही परसों की पार्टी की जान हो। नहीं नहीं, तुम मुझे नर्वस कर रही हो। रुबाब वो सचमुच घबरा गई। हमेशा से इस किस्म की मुकाबलाबाजी से उसकी जान जाती थी। बल्कि वो तो सिरे से किसी किसी मतलब को सिरे से किसी ऐसी जगह जाना ही पसंद नहीं करती जहाँ कोई उसका नोटिस ले, तनकीदी नज़रों से देखे। और ये बाब उसे कंपटीशन के लिए तैयार कर रही थी। एक अजीब बचकाना सा ख्याल था। देखो ना, अच्छा नहीं लगता यूँ बढ़ बढ़ कर। मेरा मतलब है कि वो वजाहत ना कर सकी। दरअसल मैं रुबाब ये ज़ाहिर ना करना चाह रही थी कि उसकी कज़न की बीवी के मुकाबला आमने से खौफ़ज़्यादा है, लेकिन उसकी एक ना सुनी और बाजी को भी तायद करके चली गई कि खुशनुमा जानती थी कि अगर वो गुरेज़ करेगी तो नीर बाजी ने नहीं बख्शना। ना जाने कैसी होगी रुबाब की दूसरी भाभी? सुना है कराची से आई है। फिर तो वो ज़रूर मॉडर्न सी होगी। बाजी बता रही थी रुबाब की ये कज़न नेवी में है। ज़ाहिर है कोई ऐसी वैसी बीवी तो पसंद नहीं करेगी होगी। किसी ऊँचे घराने की अल्ट्रा मॉडर्न हसीन नाजुक सी लड़की होगी। आंटी नूरजहाँ को दोनों फैमिलीज़ को इकट्ठे इनवाइट करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ये तो उसकी सोच थी। आंटी ने उसके मशवरे पे से तो गैदरिंग नहीं रखनी थी। नाचार उसे वही करना पड़ा जो बाजी ने कहा। नसीब सुबह से गायब था। जाते जाते तकीद करके गया था कुब्बा ड्राई क्लीन करके लाता होगा, सामने ही रख देना। ब्लैक ड्रेस, शूज़, मैरून सिल्वर लाइनिंग वाली टाई भी निकाल देना। तुम लोग अपने टाइम पर जाना, मुझे कुछ देर होगी तो मैं खुद तैयार होकर आ जाऊँगा। आपको ग्रे, ब्लैक और सिल्वर कलर बहुत पसंद है विसाखती में। सवाल कर बैठी। जवाबन उसने एक गहरी नज़र उस पर डाली। ये रंग मुझे इतने पसंद तो नहीं, अलबत्ता मेरी मजबूरी ज़रूर है। स्याह रंग मुझ पर उठता ज़्यादा है। अल्लाह रे अल्लाह, खुशफ़हमी। उसने जलकर सोचा, फिर आईने में उसकी छवि देखकर सोचा, कहते तो ठीक ही हैं, लेकिन आखिर ये अपने मुँह से अपनी तारीफ़ इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं? रुबाब का निकाला लाइट पर्पल नेट का स्टाइलिश सूट पहनकर वो गड़बड़ा गई। जी, बिल्कुल जदीद स्टाइल की मुख्तसर सी चुस्त कमीज़ थी और तंग पाँचों वाला ट्राउज़र, अलबत्ता 3.5 गज़ के घरावदार दुपट्टे ने मशरक़ियत की थोड़ी बहुत लाज रख ली थी। बरी के बहुत से सूट उसने अब तक खोलकर भी ना देखे थे। वैसे भी अभी शादी में दिन ही कितने हुए थे, मुश्किल 2 हफ़्ते। इसलिए उसे पता ना था कि रुबाब का मुंतखब करदा सूट खोलने के बाद उसका क्या उस किस्म का निकलेगा। उसने हमेशा से अपने मखसूस तरह का शलवार कमीज़ पहना था। बदलते फ़ैशन पर उस पे असरअंदाज़ नहीं होते थे। ना कभी आस्तीन ने कटी, ना कमीज़ की लंबाई कम हुई ज़्यादा हुई, ना पाइचे तंग या खुले हुए। जैसे झिझकते-झिझकते उसने ड्रेस पहन ही लिया। उफ़! मेरी लंबी-लंबी टाँगें कितनी बेढंगी लग रही हैं, छोटी कमीज़ के साथ कितनी फ़ुज़ूल लग रही हूँ मैं। उफ़! ज़राफ़ा। बचपन में ये अचानक उसका कद लंबा लंबा सा निकल गया था। 12-13 साल की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते वो खुद से 4 साल बड़ी शुमाइला से ऊँची लगने लगी थी। कद बढ़ने से दुबलापन भी नुमायाँ हो गया था। सींग सिलाई मखमली जीन सिलाई मखमली बाजू, चौबाइयाँ सी गर्दन और बाँस जैसी टाँगें, ये ख़ुसूसियात उसके कज़न करवाया करते थे। अपने लंबे कद से काफ़ी हद तक ख़ाइफ़ हो गई थी। घबरा कर झुक-झुक कर चलना शुरू कर दिया। उल्टा और मज़ाक बना, देखो इस आलम चन्नी को, अब तो कुब भी निकल आया है। अब तो बिल्कुल ऊँटनी ही लग रही है। कोहान भी बना हुआ है। बड़ी मुश्किल से अम्मा ने उसके काँधे झुकाकर कमर निकाल कर चलने की आदत छुड़वाई थी। इस वक़्त वो खुद को इस लिबास में देखकर फिर से ऊँटनी-ऊँटनी किसी आवाज़ें आने लगी। बाजी ने उसका मेकअप और ड्रेस भी पार्टी के हिसाब से करवाया था। बाल तो कुदरती घुंघरीले थे। ब्यूटिशियन को सेट करने में मेहनत ना करनी पड़ी। आंटी के घर जाकर उसके कदम एक बार फिर लड़खड़ा गए। वहाँ तो अच्छे खासे लोग जमा थे। बिल्कुल शादी वाला घर लग रहा था। जब रुबाब ने उसका तारुफ़ अपने कज़न की दूल्हे से करवाया तो हैरान रह गई। इत्तेफ़ाक से उसने भी वही सूट पहन रखा था, सिर्फ रंग का फ़र्क था। बाकी मैच डिज़ाइनिंग वगैरह सब वही थी। लेकिन उसकी हैरानी इस वजह से सिर्फ उस हैरानी की वजह सिर्फ ये ना थी, बल्कि उस मोहतरमा सैरिश की शख्सियत थी। अच्छी खासी फ़रबा वजूद और ठिगने से कद के साथ उन्होंने ये फिटिंग वाला लिबास पहन रखा था। शक्ल और सूरत बुरी नहीं थी, लेकिन आंखें तो बहुत ही खूबसूरत थी। उभरे हुए पेटों के साथ गहरी ब्राउन आंखें, बड़ी-बड़ी और मुस्कुराहट तो आंखों के साथ
लबों पे भी खुली हुई थी। एक कतार में सजे दाँतों के मोतियों से हमवार दाँत भी भले लग रहे थे। कमर से नीचे आते सिल्की घने सिल्की ब्राउन बालों को आबशार तो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। बस सैरिश रंग और जिस्म की वजह से मार खा गई थी। खुशनुमा की रंगत उसके साथ खड़े होने पर निखरने लग रही थी। उसका रंग तो अच्छा खासा पक्का सांवला था। थोड़ी-सी लट थोड़ी-सी लटका गोश्त थल-थल करते बाजू और कमर से नुमायाँ होती इज़ाफ़ी चर्बी उसकी सारी खूबसूरती को मात दे रही थी, लेकिन शायद उसे इस बातों का ज़रा भी एहसास ना था। उसने बड़ी शान से गहरी जामुनी रंग का एक चुस्त लिबास पहन रखा था। हम रंग मैचिंग की लिपस्टिक और आई शेड उसके सामने चेहरे पर अजीब-सा लग रहा था। गर्दन बराए नाम सी थी, उस पर उसने सोने का मुल्तानी भारी सेट पहन रखा था। अपनी हीत-गुज़ारी से बेपरवाह वो सारे इधर से उधर बेतकल्लुफ़ी से चुटकुले छोड़ती फिर रही थी। ख़ासी हड़ूस तबीयत थी शायद इसकी। सभी उसके उसके अख़लाक़ और सभी उसके अख़लाक़ और चुस्तका मिज़ाजी से मुतासिर नज़र आ रहे थे। साथ ही साथ खुशनुमा की सुलझी हुई तबीयत बावक़ार शख़्सियत का भी चर्चा हो रहा था। रुबाब के दुधियाल की कितनी ही लड़कियों ने खुले दिल से उसके फ़िगर और कद की तारीफ़ें की थी, वो जम कर रह गई। पार्टी के दौरान मुसलसल वो सैरिश को देखती रही। इसके बेपनाह एतमाद को देख कर वो हैरान होती रही। उस पे ये इंकशाफ़ तो शशदर रह गया कि ये दोनों की लव मैरिज थी। डिनर के बाद जब सैरिश और खुशनुमा को गुफ्तगू करने का मौका मिला तो सैरिश अपनी आदत के मुताबिक जल्दी बेतकल्लुफ़ हो गई। फ़रीद मेरे बहनोई के दोस्त हैं, एक पार्टी में उनसे मुलाकात हुई थी। मुझे तो खैर ख़बर ही ना हुई कि मुझे तो शुरू से नेवी बहुत पसंद थी। फ़रीद को भी मेरा कॉन्फिडेंस और अंदाज़े गुफ्तगू पसंद आया। हिस्ट्री से उन्हें भी दिलचस्पी थी और मुझे भी। मेरी मालूमात से वो बहुत बहुत मुतासिर हुए। उसने मज़े से बताया। वो हैरान सोचती ही भला मालूमात से मुतासिर होकर कोई शादी भी करता है? क्या किसी से बात करने के अंदाज़ से भी मोहब्बत हो सकती है? जो भी था, सैरी से मुलाकात और उसकी पार्टी में शिरकत करना दोनों ही उसके लिए एक मुसबत तब्दीली लाए थे। सैरी से उसने ये जाना था कि किसी की इंसान में महज़ कमियां ही नहीं होती। कुदरत हर किसी से को कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर देती है। सैरिश का बदन भारी था तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा नरम मुलायम था। कद छोटा था तो क्या हुआ, ज़हानत का ग्राफ अच्छों से बुलंद था। होंठ गुलाबी नहीं थे लेकिन दाँत मोतियों से शफ़ाफ़ थे। आवाज़ सुरीली नहीं थी लेकिन बातें दिल मोह लेने वाली थी। रंग सांवला था लेकिन आँखों में कुदरत ने शहद घोल रखा था। फंक्शन में मौजूद तकरीबन सभी अफ़राद का उसे पसंदगी से देखना खुद उसका एतमाद बढ़ाने में भी मददगार साबित हुआ। अपना लंबा कद जिससे वो सदा शर्मिंदगी का शिकार रही थी, पहली बार अच्छा लगा। सभी ने उसे कहा था, खुशनुमा ये लिबास तुम बना ही तुम्हारे लिए। वो अपनी कम बाइकी के बस वो हमेशा जिम्पी सी रहती। उसका ख्याल था कि उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करना नहीं आती, इसलिए महफ़िल में ज़्यादातर ख़ामोशी रहा करती। लेकिन आज उसकी इस अदा को भी कबूल कर लिया गया था। बावक़ार और सुलझी हुई शख़्सियत का नाम देके आज अंजुमन खूब सज-धज से आई थी। उसने हाथों में 2 लड्डू भी थे। खुशनुमा को कोई याद आया, कल उसके ससुराल वालों ने तारीख रखने आना था। यकीनन शादी की तारीख मुकर्रर हो गई थी। जब भी उसके दाँत अंदर नहीं जा रहे थे। आपको भी मुबारकबाद जीजी, आपकी दुआएँ हैं। उसने मुबारकबाद देने पर वो बड़ी मुदब्बर सी बनकर सर झुकाते हुए बोली, रुबाब की हँसी छूट गई। वो कल से यहाँ रहने आई हुई थी। जब से इस घर में खुशनुमा का इज़ाफ़ा हुआ था उसका दिल यहाँ खूब लगता था। वैसे अंजुमन, तुम्हारा मंगेतर क्या करता है? रुबाब ने पूछा। जी अपना कारोबार है उसका। आजकल शादियों का सीज़न है ना, तो उसका धंधा खूब ज़ोरों पर है। क्या वो ढोलक किराए पर चढ़ाता है? नसीब ने कमरे से निकल कर गुफ्तगू में हिस्सा लिया। हाय हाय, क्यों जी? खैर-ई-सल्ला वो बिगड़ गई तो फिर बैंड बाजे वालों के ग्रुप में होगा। ना जी, मेरा मेरा छीमा कोई मरासी है वो तो जी, शादी पर खाना पकाता है। अंजुमन ने फ़ख्र से बताया था। अच्छा अच्छा, नाई है एमी जी। इतना कारोबार है, इतने बंदे मुलाजिम है। वो कोई देग पकाता है, बस देगों के पास मंजी डालकर मसालों नौकरों को पीस कर देता है। उसने अपने मंगेतर का ग्रेड वाज़िया किया। यूँ कहो ना कि हेड बावर्ची है। चलो अच्छा छोड़ो इस ज़िक्र को, एक बात तो बताओ। वो सलाह जूं अंदाज में दिलचस्पी से पूछने लगा। मन तुमने इतना लटकता लाल जोड़ा पहन रखा है। चेहरे और गर्दन पर पाउडर भी थपा हुआ है। कलाइयों में चूड़ियाँ भी फंसी हुई हैं। नैनों में काजल भी बह रहा है। बालों में तेल की शीशी भी उंडेल रखी है। नाक में लौंग, कान में बाले भी पहने हुए हैं। कमर पर शीशे वाला परांदा भी लहराया हुआ है। फिर भी तुम खूबसूरत क्यों नहीं लग रही हो? इतनी लंबी चौड़ी तमीज़ के बाद संजीदगी से पूछा गया सवाल सुन के शर्म से लचकती थोड़ी होती है। अंजुमन भड़क उठी। आप भी ना भाईजान बड़ी ज़्यादती करते हैं। अपना रंग क्या चिट्टा है, हर वेले दूसरों को बातें सुनाते रहते हैं। रंग का क्या है जी, वो तो रंगीले का भी चिट्टा ही था। आपके ज़रा बाल झड़ गए ना तो मोटे हो गए तो रंगीले ही लोगों के, बड़ी जुर्रत के साथ कहती वो किचन में चली गई।
रुबाब और खुशनुमा अपनी सीना कंट्रोल कर सकी। नसीब शर्मिंदा से था, बाहर दरवाज़ा खोलने चला गया। मुसलसल बेल बज रही थी। खुशनुमा न जाने किसने आपको मोहतरमा लिखते हुए ये जो चिट्ठी भेजी है, पकड़िए। उसकी गोद में खाली लिफाफा फेंकते हुए वो सोफे पर नीम दराज हो गया। नानो भी इस वक्त लाउंज में दाखिल हुई। खुशनुमा हैरत ज़दा थी। उसे कौन चिट्ठी भेज सकता है? उसका ध्यान ताजोर आंटी की तरफ गया, लेकिन वो तो खत ही भेजती हैं, जबकि उस लिफाफे का तो अच्छा खासा वजन था। जसूसे बेकरार होकर उसने बैठे बैठे वो लिफाफा खोल दिया। एक मेयारी महानामे का पर्चा फिसल कर गोद में गिरा। रुबाब रिसाले की शुदाई थी। इससे पहले कि उसने उचक्कर रिसाला खोल लिया, अंदर मुख्तसर से ख़त में इतला दी गई थी कि मोहतरमा खुशनुमा साहिबा की नज़म ये ना सिर्फ काबिल इशाअत है, बल्कि एडिटर साहब ने बेहद पसंद की है और उसने मज़ीद कलमी ताउन जारी रखने पर इसरार किया है। रुबाब जल्दी जल्दी सफ़े पलटने लगी, जबकि वो सोच में बढ़ गई। ठीक है, कभी कभार मैं क्या बंदी कर लेती हूँ, लेकिन किसे खबर होगी कि उसने ये मजाक किया। जिसे वो मजाक समझ रही थी वो सच साबित हो रहा था। उसकी नस्म आवाज़ बुलंद सबको पढ़ के सुना रही थी। वो मुझे अपने दिल में बसा ले तो मैं उसकी धड़कन धड़कन पर अपने लब रख दूँ। वो मुझे आंखों में छुपा ले तो मैं उसकी पलक पलक पर सितारे भर दूँ। लेकिन वो तो मुझे अपनी मुट्ठी में रखता है, जहाँ मैं सांस भी उससे मांग कर लेती हूँ। खुशनुमा का सर झुक गया। दिल के किसी कोने में छुपा इन जज्बात का सरेआम इश्तिहार लगवाना तो उसने नहीं चाहा था। उसने मशकूक नज़रों से रुबाब को देखा, कहीं उसकी शरारत तो नहीं की, लेकिन उसके चेहरे पर छाई मासूमियत ने ज़्यादा शक ना करने दिया। तो फिर क्या बाजी? उसने आगे वो कुछ सोच ही ना पाई। बाजी नानो और बाजी नानो और अब्बा जी तक उसकी नज़म की तारीफ़ें करने और उसकी हौसला अफ़ज़ाई करने लगे। अब हमारे घर में एक अहले कलम का इज़ाफ़ा हो गया है। नानो ने कहा, हाँ भई, ये तो वाक़ई फ़ख्र की बात है कि हमारे बहू का शुमार अब अदीब व शायरों में होगा। आखिर इतने म्यारी वहाँ वहाँ नामे में इतने बड़े नामी गिरामी शुअरा के कलाम के साथ उसकी नज़म शाया हुई है। अब्बा जी का जोश भी काबिल-ए-दीद था। उसने नसीम का रद्द-ए-अमल जाँचने के लिए चुपके से उसकी तरफ देखा। वो स्नूकर टूर्नामेंट में पूरी तरह मुनहक था। जल गए। खुदपसंदी और एहसास बर्तरी के शिकार लोग को किसी की तारीफ बर्दाश्त ही नहीं करते। उन्हें कहाँ अच्छा लगा होगा मेरी किसी की सलाहियत की यूँ कदर होना। उसने खुद में एहसास बर्तरी पैदा करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो गुरूर व फ़ख्र से सदा के एलर्जिक दिल ने आईना दिखाया। इतना उतराने की ज़रूरत नहीं। उसे ये पता चल गया कि ये नज़म तूने किसके लिए लिखी। तो फिर वो झिंझला के रह गई। मुझसे तो अच्छी तो अंजुमन है, कम से कम मुँह पे बात करने की ज़रूरत तो की गई। मैं तो दिल ही दिल में भी कुछ कहना चाहूँ तो बात नहीं बनती। भाभी, आप सिर्फ शायरी करती हैं, अफ़साने भी लिखती हैं। दोपहर को वो कपड़े इस्त्री कर रही थी, जब रुबाब ने पूछा। अब वो उसे कैसे समझाती कि वो तो ये तक नहीं जानती कि तन्हाई में डायरी में कभी कभार वो सिर्फ चंद अल्फाज तरतीब दे देती थी। उसे किसी अनजान की शरारत के बायस तस्लीम कर लिया जाएगा। नहीं, कभी नहीं लिखे। वैसे अफ़साने पढ़ना पसंद है मुझे भी, लेकिन अम्मी बहुत नाराज़ होती हैं मेरी इस आदत से। कहती हैं लड़कियां आइडियलिज़्म का शिकार हो जाती हैं अफ़साने पढ़ पढ़ के। क्या वाक़ई हो सकता है? शायद नहीं। वो क्या जवाब देती? उसने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया था। वैसे आपने कभी कोई आइडल बना रखा होगा तो वो भाई नसीब भाई की सूरत में आपको मिल चुका है। वो है ना भाभी? खुशनुमा जानती थी कि बराबर के कमरे में नसीब कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा है, इसलिए उसे सुनाने को बावाज़ बुलंद बोली, कैसा आइडियल हुआ वो जो अफ़सानी हीरोज़ की तस्वीर तस्वीर पे छाया हुआ वो वाला? मुझे तो आज तक इनकी आइडियल उसकी खाके ही समझ में नहीं आई। घुंघरीले बाल, भूरी चौड़ी पेशानी, भूरी कांसी आंखें, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, घनी मूंछों तले मुस्कुराते गुलाबी लब, भरे होंठ। ज़रा से इन सबको तस्वीरी खाका देखकर देखो अयूब हुसैन की तस्वीर बनती है। रुबाब का हंस हंस के बुरा हाल था। खुद होशनुमा अपनी जुर्रत पर हैरान थी। ना उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई, ना लफ्ज़ आगे पीछे हुए। बड़ी सफाई के साथ दरपर्दा नसीब के गोरे रंग और खदोखाल पर वार कर गई थी। इस कामयाबी ने उसे और दिलेर बना दिया। और अभी तुम्हारे सामने अंजुमन कह रही थी कि गोरा रंग तो रंगीले का भी है। इससे अंदाज़ा हो कर लो कि मर्दों के ऊपर ये तशबीहात और हुस्न के अस्तारे कितने बेढंगे मालूम होते हैं। दूसरे कमरे में जी नसीब यकीनन तिलमिला रहे होंगे कि उसने मसरूर होकर सोचा, क्या बहस चल रही है भाई? नरमीन बाजी अंदर आई। खुशी, तुमसे एक काम था। वो 2-3 रोज़ टाइम निकाल कर जुगनू और बुलबुल को पढ़ा लो। इनकी ट्यूटर एक हफ्ते की छुट्टी पर है। मैं बाजी वो घबरा गई। जुगनू और बुलबुल दोनों बिकर हाउस में पढ़ते थे और हमेशा से उर्दू मीडियम में, स्कूल से कॉलेज तक। लेकिन बाजी वो तो उसका कोर्स तो बहुत मुश्किल है, इतनी मोटी मोटी किताबें। कम ऑन खुशी, कैसी बातें कर रही है? जुगनू 3rd में है और बुलबुल नर्सरी में। ऐसा क्या? तो अफलातूनी कोर्स है उसका और तुमने एमए किया? एमए किस लिए कर रखा है?
लेकिन मैंने इस्लामियात में किया है, जबकि जुनू के सब सब्जेक्ट इंग्लिश में है। मेरी इंग्लिश भी करा उस लेवल की नहीं है, मैं पढ़ा नहीं पाऊँगी, उसने माज़रत करना चाहिए। लेकिन नरमीन बाजी ने एक ना सुनी, तो मीडियम मीडियम में पढ़ी है, लेकिन कॉलेज तक इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ तो रखा है ना। ऐसी कोई बात भी नहीं है कि प्राइमरी लेवल तक इंग्लिश ना समझ सको। नखरे मत दिखाओ, ये तानाकारी साबित हुआ, ये तानाकारी साबित हुआ। और अपने इनकार को इनखराफ समझना उसे पसंद ना आया, फ़ौरन पढ़ाने पर तैयार होगी। देखा, तुम ख्वाब का झिझक रही थी। जुगनू तो इतना खुश है तुम्हारे पढ़ाने से, कह रहा है अच्छी तरह ट्विटर से अच्छा चाची समझाती है। आज का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ। हाँ वाकई। दरअसल कॉन्वेंट स्कूल के नाम का रोब भी इतना होता है कि मैं कुतरा रही थी, लेकिन अब पता चला मेरी इंग्लिश इतनी भी बुरी नहीं। प्राइमरी लेवल तक मैं अच्छी तरह पढ़ा सकती हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो इंग्लिश जुगनू थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, वो मैंने इंटर में पढ़ी थी। अब तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। आप बेशक रोज़ उसे मेरे पास भेज दिया करो, रोज़ पढ़ाने की ऑफ़र। उसने ये सोच कर कि नसीब तो शायद 1-2 रोज़ में चला जाएगा। उसके जाने के बाद वो ज़हनी तौर पर तरोताज़ा होकर बच्चों को पढ़ाने लगेगी। उसकी मौजूदगी में हर वक़्त खुशनुमा के एहसास पर सवार रहती थी। वैसे वो नोट कर रही थी कि 2-3 दिन से वो काम भी उसके मज़ाक और तंज़ की ज़द में आ रही है। शायद उसकी वजह ये थी कि अब खुशनुमा ही उसकी बब्तियों को खाते में लाना कम कर दिया था। अब पहले की तरह उसके किसी दिल-जलन रिमार्क्स पर वो घंटों कुटती नहीं रहती थी। ना ही खुद तरस्सी का शिकार होकर कमरा बंद करके रोया करती। उसकी कोशिश होती कि इन बातों को खातिर में न लाए बगैर कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दे। अब घर के दूसरे अफराद के साथ उसे अपनी चुप्पी का एहसास हल्का नहीं बल्कि अपनी चुप्पी का एहसास हल्का नहीं करता था, बल्कि सबके खुलूस और उस एतमाद ने उसका अपना भारी भर कम कर दिया था। फ़कत उसकी एक शख्सी बेइतनाई और नापसंदगी से डामाडोल नहीं करती थी। उसकी शख्सियत में तब्दीली उस महीने के अंदर-अंदर आई थी। इस महीने में उसने शिद्दत से नसीब की छुट्टी ख़त्म होने का इंतज़ार किया था। वो जान गई थी कि इस घर में उसको के मकीनों के दिल में उसने ख़ासी जगह बना ली है। वो सारी उम्र सुकून से इसकी घर की चारदीवारी में गुज़ार सकती है। यहाँ तहफ़्फ़ुज़ भी, एतमाद भी, मोहब्बत भी और खुलूस भी। जबकि नसीब उसने सुन रखा था दुल्हन वही जो पिया-मन भाई को कभी-कभी वो शिद्दत से महसूस करती थी कि एक अनचाही सुहागन होने का कर्ब क्या होता है, लेकिन इस एहसास उसे खुदा के हुज़ूर सर्वसजूद होने पर मजबूर कर देता है। शौहर की ना सही ससुराल वालों के दिल में तो जगह बना ली है उसने। और कल कला को नसीब अपनी गृहस्थी नए सिरे से किसी पसंदीदा हिस्सी के साथ बनाना चाहे, तब भी दरबदरी उसका मुकद्दर नहीं होगी। इस घर के अंदर उसके कदम मजबूती से जमे कि उसे नसीब के वापस इस्लामाबाद जाने का इंतजार था। परसों ही नानो ने जिक्र किया कि नसीब की 1 माह की छुट्टी खत्म होने वाली है, तो उसे अपने सर से एक भारी बोझ सरकता महसूस हुआ। लेकिन वो सिटपटा के रह गई। जब ये बोझ सर से गुजर कर दिल पर आन ठहरा, वो वाकई चले गए। इस उदास से सवाल के जवाब में उसके पास सिर्फ सन्नाटे थे। वो खुश होना चाहती थी, हो नहीं पाई थी। तो इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी कि तुम उन्हें पढ़ा दिया करो। बाजी की आवाज़ ने उसे ख़यालात से खींच लाई खींच लाई लाई लेकिन अब तुम भी तो परसों इस्लामाबाद चले जाना है। तुम्हारी वजह से तो मैं बिल्कुल नाकारा होकर रह गई हूँ। इतने कम दिनों में तुमने मेरी आदतें ही ख़राब कर डाली। अब तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चलेगा, जब सारे घर की ज़िम्मेदारी एक बार फिर मेरे कद्दों पर आ जाएगी। नरमीन बाजी ने तो उसके होश ही उड़ा दिए। बूढ़ी बूढ़ी रंगत के साथ नसीब को देखने लगी। शायद वो तरदीद करे। वो कुछ नहीं बोला तो जलाकर इतना ही कह सकी, मेरा क्या दिमाग ख़राब है जो इसे साथ लेकर जाऊँ। उस रात को आप ही अपने पास सँभालें। वो इतने चाव से ब्याह कर लाई। वो उम्मीद भरी नज़रों से ये दिल में जुमला तरतीब दे रही थी कि शायद उसके होठों से अदा हो। जिसके लबों से अदा होने के इंतज़ार में उसे तकने लगी, जो आज उसके लिए हयात बख्श साबित हो सकता था। लेकिन उसने ने कहा तो ये इसीलिए तो मैं ले जा रहा हूँ। आपने मेरी बीवी को बावर्चन और धोबन बनाकर रख दिया है। एक तो बेचारी पहले ही अल्लाह की तरफ से तोल कर पाव भर गोश्त लाई है। आपने उन्होंने 1 महीने के अंदर-अंदर पहले ही ढाँचा कर दी। अब देखना मेरे सारे दोस्त अहबाब क्या-क्या तबसरे करेंगे। दुल्हन क्या हड़प्पा से खोद कर निकाला है। ज़रा खुद को देखो एक नज़र। लेट-लेट कर बेतहाशा और अंधाधुंध हसीन हो गई है। चलो नरमीन बाजी को उसका अपनी सेहत पर तबसरा पसंद ना आया। मोटी कब हुई हूँ माँ, बस पहले की निस्बत अब ज़रा जिस्म ज़रा भर गया है। जी हाँ, लबालब उसने फ़ेल बदीद जवाब दिया। तभी बाजी वॉकआउट कर गई। और अब वो तक वो बुत बनी बैठी थी। नसीब ने उसके उठ के चेहरे के सामने चुटकी बजाई। खुशकनुमा जी, वो मरी-मरी आवाज़ में बोली। सिर्फ कल का दिन है तुम्हारी तैयारी के लिए, पैकिंग शुरू कर दो। क्या मैं वाक़ई आपके साथ जा रही हूँ? उसे यकीन ना आया कि वो शख़्स उसे एक नज़र देखना गवारा ना करता और बगैर किसी दबाव के उसे अपने साथ ले जा सकता है। वो यकीनन ये मज़ाक कर रहे होंगे। तो और और क्या करूँ बीवी, तुम मेरी हो, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए लेकिन तुम्हें भुगतने की। मेरे घरवालों को क्या कसूर है कि तुम्हें उनके सीने पर मूँग दलने के लिए छोड़ जाऊँ?
कड़े कड़े अंदाज में कहता हुआ अलमारी से कपड़े निकाल कर बेड पर ढेर करने लगा। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह ना सकी। फिर से हिम्मत कमज़ोर पड़ने लगी थी। अल्फाज अंदर ही अंदर रास्ता खोने लगे थे और ज़ुबान तंग हो गई थी। नसीब अब खुद पसंद ही नहीं, अजियत पसंद भी है। उसकी चौड़ी पुश्त को शिकायती नज़रों से देखती दिल के पपोले दिल में ही फोड़ने लगी थी। मैं जानती हूँ आपके म्यार पर पूरा उतरने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है कि आपका म्यार भी बहुत ऊंचा है। उसके जाने किसकी शाहकार ने आप सौ सौ नुक्स निकाल देते हैं, जबकि मैं तो हुस्न की किसी सीढ़ी पर पूरी ही नहीं उतरती। मुझे रहने दीजिए प्लीज़। वो बंद लबों में इल्तिजा करने लगी। उसकी खामोश फरियाद खामोशी रही। वही हुआ जिस जो वो चाहता था। किसी ने भी उस खुशनुमा को इधर छोड़ने के लिए नहीं कहा था। वो 2 दिन तक उसके आंसू नहीं थमे थे। सबसे मिलते वो यूं तड़प तड़प कर रोई जैसे उसकी रुखती सांस समुंदर पार हो रही है। खुद को संभालो खुशी, क्या हो गया बेटा? ये तो इस्लामाबाद है, 2 ढाई घंटे का सफ़र। हर महीने आ जाया करो, बल्कि हर हफ्ते। नानों ने तसल्ली दी। हाँ नसीब, आइंदा तुम्हारा हर वीकेंड यहीं गुजरे। एंड डेट्स फाइनल। हसीब भाई ने ऑर्डर दिया। बाजी ने ढेर सारी दुआएं दी। रुबाब और वो एक दूसरे को गले लगकर देर तक रोती रही। बाजी न जाने क्यों रोते भी बार बार उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। ये तो उल्टा काम हो गया। गमगीन भाभी आज दिलशाद बेगम बनी हुई है। खुशनुमा ने दुनिया से खुशकी मिटा देने का अज़्म कर रखा है। आंसू बहा बहा के, हाँ भाई मन तो मन, तुम्हारे स्टॉक में इस वक्त कोई गाना है जो इस सिचुएशन पर फिट आए? जवाब अंजुमन ने भा भा करके रोना शुरू कर दिया है। मैंने गाना गाने को कहा तो तुम कवाली करने बैठ गई। नसीब की सुनहरी नंगल तलतमला कर रह गई। न जाने किस एहसास से रास्ते भर वो गुनगुनाता सीटी बजाता रहा। वो कंपनी की तरफ से दी गई गाड़ी में मैं बाय रोड इस्लामाबाद जा रहे थे। ड्राइविंग के लिहाज से शायद वो उसे छेड़ने से गुरेज ड्राइविंग के लिहाज से शायद वो उसे छेड़ने से गुरेज कर रहा था। लेकिन कब तक? खुशनुमा ने सोचा। घर जाते ही फिर से वही सब बन जाएंगे। उसने गर्दन मोड़ कर देखे बगैर गर्दन मोड़े बगैर के नखियों से देखा। सर सेठ की पूछते टका दी। वो शायद सो गया गादी और वो शायद सो गया था। आज उसने शेव भी नहीं की थी। ब्राउन रवा चेहरे रोशनी के बरक्स चेहरे पर फैले सोने के जर्रे की तरह चमक रहा था। बला की मासूमियत लिए वो उसे एक तक ही अच्छा लगा। क्या था जो इस खूबसूरत चेहरे के पीछे? एक एहसास सा मोहब्बत करने वाला दिल भी होता। उसने पहली बार वाज़िह तौर पर उसकी वजाहत को तस्लीम किया था। दरअसल उसका रवैया इतना दिलशकन था कि खुशनुमा का ध्यान कम ही उसकी शख्सियत के अच्छे पहलू की तरफ जाता था। वहाँ तो फिर सारे अपने थे। यहाँ अजनबी शहर में बेगाने लोगों के सामने भी उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो उसे नई फिक्र लाए कोई। उफ तौबा, क्या मुसीबत है। मैं यूँ मरी जा रही हूँ जैसे मुझे मक्तल गा ले जाया जा रहा है। क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उसने बहादुर बनते हुए सोचा। हर शख्स का एक म्यार होता है। अगर मैं उसके म्यार के मुताबिक नहीं तो मुझे हकीकत पसंदी से ये तस्लीम कर लेना चाहिए। बड़ी मेचोरिटी के साथ उसने खुद को समझा लिया। नानो मेरी कम गोई और एहसास ज़िम्मेदारी और शुरापे की वजह से मुझे पसंद करती हैं। अब्बा जी को मेरे नमाज और पचगाना बाकायदगी से अदा करना पसंद है। नवीन बाजी को मेरी ये बात अच्छी लगती है कि मैं कम काम से घबराती नहीं। रुबाब की मुझसे दोस्ती की वजह से मैं एक हमारी एक जैसी दिलचस्पियाँ हैं। और अगर नसीब को मुझे कोई कशी महसूस नहीं होती तो जाहिर है जो उन्हें चाहिए वो मुझ में नहीं है। उनका मयार शायद सिर्फ़ और सिर्फ़ हुस्न है जो मुझ में नहीं। कम अज़ कम उनके तसव्वुर के मुताबिक तो नहीं। उस हकीकत को तस्लीम कर लेने के सिवा कोई चारा नहीं। इसमें मेरा कसूर है ना इनका। हाँ, एक बीवी होने के नाते मैं ये आखिरी कोशिश ज़रूर करूँगी कि या तो उनके म्यार के करीब तक पहुँच जाऊँ या उनका म्यार ही बदल डालूँ। या मुझे ये आखिरी कोशिश में नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी बका की जंग लड़ने के लिए थोड़ा बहुत हाथ पाँव मारने चाहिए? क्या मैं इतनी ही बेबस हूँ कि क्या मेरी सोचें भी इतनी सतही हैं? नैन नक्श व रंगत ही के कॉम्प्लेक्स से उभर ही ना सके। आखिर मुझ में कुछ तो है जो लोग मुझे पसंद करते हैं, सराहते हैं। और कुछ लोग वो में नसीब क्यों नहीं शामिल नहीं हो सकते? उसने इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते अपनी सोच को एक वाज़ेह इज़्म की सूरत दे ही डाली थी। इस्लामाबाद शुरू हो गया था। साफ शफाफ चौड़ी सड़कें, बारोब शहर, सरकारी इमारतें देखकर उसने पूछा, इस्लामाबाद क्या कोई ड्रामा है जो शुरू हो गया है? जवाब आया। वो सुबह 7 बजे के करीब घर से निकले थे और रास्ते में सिर्फ एक जगह आधे घंटे के लिए चाय पीने के रुके थे। अब दिन के 10 बजे उनकी गाड़ी इस्लामाबाद के सबसे मशहूर शाहराह से गुजर रही थी। एक पुररौनक मार्केट के दरमियान ऊंची सी ब्राउन बिल्डिंग के आगे गाड़ी रुकी। उसने सर उठाकर देखा। दिन के इस वक्त अगरचे मार्केट में खासी चहल पहल ना थी, लेकिन गर्दोपेश का जायजा लेने से पता चल रहा था कि एक मारूफ तरीन शॉपिंग सेंटर होगा। बुटीक, सुपर स्टोर, रेस्टोरेंट और ऑफिस के बोर्ड लगे हुए थे। इस बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर्स पर रिहायशी फ्लैट्स थे। उनमें से एक का लॉक वो खोल रहा था कि आपका ऑफिस यहाँ से करीब ही है। उसने क्यास किया। नहीं, मेरा ऑफिस तो सेक्टर एफ के करीब है। इस इलाके का सुकून और खूबसूरती काबिल समझे जाते हैं, लेकिन मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। मैं शुरू ही से एक कुलीग के साथ वहाँ पर बंगला शेयर करता था।
एक तो पहले ही फैमिली से कट कर दूसरे शहर में रहता और फिर वो इतने सर्द माहौल में इसलिए फ्लैट ले लिया। यहाँ दिन के किसी भी हिस्से में सुनसानी नहीं होती। वैसे अगर तुम्हें पसंद ना पसंद आए तो जहाँ तुम कहोगी बंगले ले लेंगे। बेडरूम के लॉक खोलते हुए उसने इतनी प्लाई से कहा कि बेहोश होते होते बची। बेडरूम में दाखिल होते सैरत का एक और शदीद झटका लग रहा। इस कमरे की कलर स्कीम, फर्नीचर, पर्दे, कारपेट, हत्ता के पेंटिंग तक वही थी जो जेलम वाले घर में थी। उसकी हैरत बाम कर नसीब ने बताया, मैं बहुत होमसिक हो रहा था। पहले पहल घर वाले तो आ नहीं सकते थे। मैं घर ही उठाकर इस कमरे में ले आया। वह होले से ऐसा और खुशनुमा हैरान रह गई, क्या ये शख्स भी इतने जज्बाती दौर से गुजर सकता है? तुम नाश्ता करना चाहो तो ड्राइवर से मंगवा लो, खुद ही किचन में जाकर या फिर खुद ही किचन में जाकर बना लो। मुझे याद नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो सामान होगा फ्रिज में। मैं कल फुर्सत से बैठ के लिस्ट बना देना चीज़ों की। लिस्ट तो बना दूंगी, लेकिन बेहतर यही होगा मैं खुद ही शॉपिंग कर लूँ, यहाँ की मार्केट से वाकिफ़ हो जाऊंगी। एनीवे उसका मसले तमीज़ दोस्ताना सा रवैया खुशनुमा की समझ से बाहर था। ये बात के काम है। फ़िलहाल तुम रात के फंक्शन का सोचो। मेरे यहाँ के दोस्त शादी में शिरकत नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने हमारे लिए बल्कि तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी अरेंज की है आज रात को पीसी में। तुम कुछ रेस्ट कर लो, फिर तैयारी शुरू कर दो। आज ही तो आए हैं और आज ही पार्टी। वो परेशान हुई, न जाने कैसी पार्टी होगी, कैसे लोग होंगे। खुद को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कर पाई थी, दूसरी तैयारी कैसे करूँ? अच्छा, फिर ऐसा कह दीजिए 2 घंटे के बाद ड्राइवर को भेज दीजिएगा, मैं पार्लर जाऊँगी। आप जानते हैं मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं आता और यहाँ ना रुबाब है। ड्राइवर तो मुझे तो बहुत ज़रूरी काम, वरना मैं ज़रूर वो पेशानी मसलते हुए कुछ सोचने लगा। अच्छा, देखते हैं कोई हल। वो खड़ा हो गया, मैं काम से जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं कब आऊँ। अलबत्ता खातून आएंगी, रुबा नाम है, मेरे दोस्त की मिसेज़ है, उनके साथ चली जाना वो जहाँ भी वो लेकर जाए। अलबत्ता मेरी तमाम तैयारी करके जाना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। वो हदायत देता बाहर निकल गया। उसके तमाम अंदाज और त्वार इतने नॉर्मल थे कि खुशनुमा को यकीन ना आ सका। ये वही नसीब है जो सीधी सादी बात भी तंज और सलमी सितारे ढाके बगैर नहीं करता था। खुसूसन उसकी हर बात का उल्टा मतलब निकाल कर उसे शर्मिंदा करना, जैसे उसकी आदत थी। कॉफ़ी के साथ चंद बिस्किट लेकर वो कुछ देर के लिए सो गई। हैरत अंगेज़ तौर पर वो पुरसुकून थी। वहाँ से निकलते वक्त उसके दामन में अंदेशे वसफ़ों के सिवा कुछ ना था। नाउमीदी और मायूसी की घटा गोप तारीकी थी। रास्ते भर वो खुद से उलझती रही, लेकिन अब जैसे दिल को करार सा मिल गया था। वो खुद उसकी वजह जानने से कासिर थी। रुबा आ गई मिसेज़ वली बड़ी कुछ फिर रुबा आ गई मिसेज़ वली बड़ी गर्मजोशी और खुश अखलाक़ी से उससे मिली। बात होनी इतनी कि एक बात कहने के बाद मुखातिब को जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही अगली बात शुरू कर देती। अल्लाह किस कदर खुश शौक था तुमसे मिलने का। नसीब ने तारीफ़ें कर कर के इतना इश्तियाक बढ़ा रखा था, पूछो ही मत। वो चौंकी। शादी से पहले नसीब ने भला कब देखा रखा था मुझे, और बाद में इस्लामाबाद गए ही नहीं तो तारीफ़ों के झूठे पल कब बांधे? उसके सवाल से पहले ही रुबा फिर शुरू हो गई। हमारे पूरे सर्कल में एक बस वही कँवारा था। हमारा तो ख़्याल था शायद ही उसकी पसंद के मुताबिक कोई लड़की मिले। अजीबो-गरीब सी तो उसकी शर्तें थी। मैं पूछना चाहती थी कौन-सी, लेकिन रुबा अब उसका शाम को पहनाने वाले ड्रेस की तारीफ़ें करना शुरू हो गई। वाओ! बहुत ज़बरदस्त चॉइस है तुम्हारी। बहुत कोई क्वींस ऑफ द इवनिंग तुम ही लगोगी इस ब्लैक साड़ी में। वैसे भी तुम्हारी हाइट और फिगर इस ड्रेस के लिए बहुत आइडियल है। आई नो। बड़े एतमाद के साथ मुस्कुराते हुए उसने बैग शोल्डर पर लटकाया और निकलने को तैयार होगी। अब उसकी तारीफ ने उसे चुकाया नहीं। पूरे 3 घंटे गुजार कर वो फ्लैट पर पहुंची तो नसीब आ चुका था। तुमने लंच किया? उसके सामने KFC के लंच बॉक्स बंद पड़े हुए थे। खुशनुमा वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। शाम के 6 बज रहे थे, फिर भी वो शर्मिंदा सी हो गई। जी, वो रुबा इसरार कर रही थी तो हमने ओके, इट्स ऑल राइट। मुझे यही फिक्र थी कि कहीं तुम तकल्लुफ़ में ना मारी जाओ। ऐसे अगर कुछ हल्का फुल्का खाना है तो प्लीज़ ज्वाइन मी, बट विद 2 कप्स ऑफ टी। वो मुस्कुराती हुई चाय बनाने चली गई। उसके सामने भाप उड़ाता मग रखने के बाद वो सामने ही बैठ गई। बेतकल्लुफ़ी से उसकी प्लेट से फ्रेंच फ्राइज उठाकर खाने लगी। वो दिलचस्पी से उसके चेहरे के ताज़ा ताज़ा मेकअप को देखने लगा। हेयर स्टाइल और मेकअप से बिल्कुल मुताबिकत ना रखते वाले लॉन के हल्के आसमानी सूट में मलबूस वो अजीब सी लग रही थी, इसलिए कि उसे शायद इसका एहसास तक ना था। शाम तक जाके वो दोबारा पलटा। वो बर्तन उठाकर कमर तक जाकर वो दोबारा पलटा। बर्तन उठाकर किचन तक ले गई। तुमने कौन सा सूट निकाल दिया? ब्लैक डिनर सूट निकाल दो या फिर ग्रे लाइनिंग वाली जो आंटी के घर पहना था। मैं इन 2 कलर्स में आपको देख देख कर तंग आ चुकी। बड़ी हिम्मत की थी उसने ये फ़िक्रा अदा करने में। आप ये वाला सूट ही पहन ले लीजिए प्लीज़। और जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है, ब्लैक कलर
आपकी शख्सियत को उभारता, तो उसकी फ़िक्र मत कीजिए। वो कि ये यक लख्त मुड़ा रुकी, फिर मुड़ते हुए कहने लगी, मैंने अपने लिए ब्लैक कलर का इंतखाब किया है। क्रश शिफॉन की इस ब्लैक साड़ी में वो सचमुच फ़ान कलर के सूट में साड़ी में और फ़ाकर महबूब नसीब अहमद की शख्सियत को मज़ीद उभार रही थी। उसके पुरएतमाद चाल से ये ज़ाहिर ना होता था कि इस लिबास को पहनने का इसको इससे पहले कोई तजुर्बा ना था। साड़ी के पल्लू और ब्लाउज़ की फुल आस्तीनों पर गोल्डन फीसा काम था। स्याह पत्थरों वाले गोल्ड के सेट, एक कलाई में 2 रूनुमाई कंगन और दूसरे हाथ में रिस्ट वॉच के साथ वो सादगी और नफासत का शाहकार लग रही थी। हाल में मौजूद नसीब के कुलीग्स, उसकी मिसेज़, तमाम लोग उसका लोगों का अपना शानदार इस्तकबाल देखकर वो दंग रह गई। सब उससे ऐसे मिल रहे थे जैसे अरसे से जानते नबीज़। उसका हाथ थामे यूँ हर एक के पास ले जा रहा था जैसे वो इनसे मिलने वाली कोई ट्रॉफ़ी हो जिसे वो फ़ख्र से सबको दिखा रहा हो। नादिर जमाली साहब, हमारी बेगम ना सिर्फ़ आपकी फ़ैन है बल्कि मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है, ख़ुद भी बहुत खूबसूरत और रिसात शायरा हैं। एक बार वो इस शख़्स से उसने खुशनुमा का तारुफ़ कराया तो वो मरग़ूब सी हो गई। वो वाक़ई उसके पसंदीदा शायर थे। बहुत खूब, बहुत खूब, यानी हमारे हलके में एक और शायर का इज़ाफ़ा हो गया। यानी अब तो इन गेट टुगेदर्स, न्यू ईयर पार्टीज़ और बोनफायर के साथ-साथ मुशायरे का भी एहतमाम करना पड़ेगा। मिस्टर मिस्टर वनी ने खुशदिली से कहा, आप गज़ल कहती हैं खुशनुमा या नज़म? आपका ज़रिया इज़हार है। नादिर जमाली ने मुशफ़िक़ अंदाज़ में बोला, जी बस कभी-कभार नज़म कह देती हूँ। भई आज तो गज़ल के श आप लेकिन हम तो गज़ल के शुदाई हैं, लेकिन अच्छी नज़म कहने वालों को भी दाद देते हैं। हाँ भाभी, प्लीज़ कोई खूबसूरत सी नज़म सुनाइए नसीब के किसी और बेतकल्लुफ़ दोस्त ने इसरार किया, बल्कि सुनाइए नहीं, गुनगुना के वही गीत जिसे सुनकर हमारा यार दीवाना हुआ था। वली की बात पर वो बुरी तरह चौंकी। नसीब का क्या कसूर? मैं भी जब सुबह उसे पहली बार मिली तो देखने के बाद नहीं बल्कि सुनने के बाद ही फ़िदा हुई थी। रुबा ने इंकशाफ़ किया था। मैं तो कहती हूँ 2 साल क्या नसीब, अगले 2 और साल भी इंतज़ार कर लेता तो ये खुशनुमा का हक़ बनता था। गीत, 2 साल, आवाज़, इन मुबे इशारों में वो ऐसा ऐसा उलझी कि कब तकरीब का ख़ात्मा हुआ उसे पता ही ना चला। नसीब ने उसका खोया हुआ अंदाज़ भाँप कर सबके इसरार के बावजूद जल्दी जाने की इजाज़त तलब की। गाड़ी पर बैठते हुए सब्र ना कर सकती, ये सब क्या इसरार है? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही। क्या आप किसी और को पसंद करते थे? कहीं ये लोग मुझे वही तो नहीं समझ रहे? उसके दिमाग में जितने भी सवाल बिलबरार थे वो सब उसने एक साथ दाग दिए। 1 मिनट बताता हूँ, सब बताता हूँ, घर तो पहुँच लेने दो। नहीं प्लीज़, अब अभी बताइए, वो कौन थी जिसके लिए आप 2 साल इंतज़ार करते रहे और फिर आपको मजबूरन मुझसे शादी करना पड़ी? वो तुम ही हो। उसने रफ़्तार आहिस्ता करते हुए इंकशाफ़ किया। मुझे बेवकूफ़ मत बताएँ। आप मुझे भला कब जानते हैं? 2 साल पहले? जानता नहीं था, मानता तो था। आखिर आप साफ-साफ बात क्यों नहीं करते? साफ-साफ बात, हाँ, हार मानकर बताने पर तैयार हो गया। खुशनुमा ने खुद को हर तरह की बात सुनने के लिए तैयार किया था। जब मुझे जॉब मिली तो मैं ज़िंदगी में पहली बार घर से दूर हुआ तो मेरी हालत बहुत अजीब-सी थी। कुछ अरसे पहले ही अम्मी की वफ़ात हुई थी। कुछ उदासी उसकी थी। बुलबुल तब नन्ही सी थी। मैं उससे ख़ासा अटैच था। यहाँ आने के बाद शदीद तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार हो गया। हर वक़्त बच्चों की तस्वीरें फैलाए बैठा रहता। ऐसे ही किसी उदास से दिन मैंने भाभी को फ़ोन किया। उनसे खबर मिली कि बुलबुल अब चलना शुरू हो गई है। मैं उसे देखने को मचल रहा था, लेकिन तब मेरा ट्रेनिंग पीरियड था। मैं जा ना सका। भाभी ने अपने भाई की शादी की मूवी भेज दी, जिसमें बुलबुल इधर से उधर भागती दौड़ती फिर रही थी। मेरी सारी उदासी दूर हो गई इस मूवी को देखने के बाद से। देखने में मैं ढूँढ-ढूँढ कर अपने प्यारे-प्यारे चेहरे खोज रहा था। भाभी, हसीब भाई, अब्बा जी, जुगनू, बुलबुल, सब के सब प्यारे-प्यारे पोज़ स्टिल करके देख रहा था कि ऐसे में तुम सुनाई दी। हाँ, सुनाई दी। मैंने गौर से सुना। पिछले 1 घंटे के दौरान स्क्रीन पर कई बार तुम्हारी झलक दिखाई दी थी, लेकिन मैं चौंका तब जब तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। खूबसूरत आवाज़ों का मैं हमेशा से शुदाई था, तो हमारी आवाज़ सबसे जुदा और अलग रंग लिए हुई थी। तुम ढोलक पर चम्मच बजाते हुए मेहंदी का कोई गीत गा रही थी। तुम्हारी आवाज़ के लोच के तुम्हारे सामने लड़कियाँ सहज़दा सी बैठी थी। मैं अक्सर वो मूवी लगाकर तुम्हारे गीत सुनने लगता। तब मुझे सिर्फ़ तुम्हारी आवाज़ अट्रैक्ट करती थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता शायद तुम मेरे हवासों पर छाने लगी। अनजाने से रास्ते से तुम किस तरह मेरे दिल के अंदर तक पहुँच गई, मुझे पता ही ना चला। मैं तब बाख़बर हुआ जब पिछले साल भाभी ने मेरी शादी का ज़िक्र छेड़ा, मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा। पता नहीं किस तरह अचानक से तुम मेरे तसव्वुर में उतर आईं। हल्के सबसे सूट में मेकअप से बेनियाज़ चमकती, शफ़ाफ़, बेदाग, सलोनी सी सूरत के साथ। सादाती आँखों में दुनिया जहान की मासूमियत समेटे एक सहर था। खुशनुमा, तुम कह रही हो, मैं बैठे-बैठे जकड़ गया। खुशनुमा एक शहर था खुशनुमा तुम में कि मैं वहीं बैठे-बैठे जकड़ा गया। नसीब की आवाज़ खुशनुमा को कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी। ये सारी कहानी उसे परियों की कहानी लग रही थी।
भाभी ने मुझे जैसे छोड़ कर दोबारा ये सवाल किया, तब मैंने संभल कर इशारे कराए से उन्हें तुम्हारा हुलिया बताया। भाभी वो पहली नज़र में चुका देने वाली शख्सियत ना रखती, बल्कि ज़ीना बज़ीना दिल के अंदर उतरने की सलाहियत रखती है। उसकी आँखों का रंग भले कुछ भी हो, लेकिन उसमें हया के सारे साए और मासूमियत के अक्सरूर हों। और सबसे बड़ी बात ये उसकी आवाज़, हाँ, आवाज़ ज़रूर खूबसूरत होनी चाहिए। भाभी जैसे चाँदनी की घंटियाँ नहीं, जैसे झरना या फिर कोई कोयल की चहकार। और भाभी वो इतनी मासूम हो कि अपने हुस्न से, अपनी कशिश से आगाह ही ना हो। मेरा ख़्याल था तुम भाभी की करीबी अज़ीज़ होगी, इसलिए मेरे इशारों के ज़रिए तुम तक पहुँच ही जाएँगी। लेकिन न जाने क्यों वो इधर-उधर की लड़कियाँ तलाशना शुरू हो गई। कुछ अरसे मैंने बड़े सब्र से इंतज़ार किया, फिर उनसे बात कर ही ली। बेहद हैरान थी, मुझे तुम्हारे बारे में सारी तफ़सीलात बताई। मैं रज़ामंद था, मुझे सिर्फ़ तुम्हारा साथ चाहिए था। भाभी ने कुछ अरसा और इंतज़ार करने को कहा, क्योंकि इत्तेफ़ाक से कुछ देर पहले ही तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया था। फिर उन्होंने ही सारे मामलात तय किए। अब्बा जी को कोई एतराज़ ना था, ना नानों को, सभी मेरी खुशी में खुश थे। मैं तुम्हें इस घर में लाने के लिए राज़ी। घर आ गया, मैंने गाड़ी रोकी, वो उतर कर एक मामूल की तरह आगे बढ़ गई। उसकी खामोशी मैंने ख़ाइश थी। नसीब चुपचाप उसके पीछे चला आया। वो बेड पर गुमसुम बैठी थी। क्या हुआ खुशनुमा? इतनी बदगुमान हो मुझसे कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरत सच्चाई पर ईमान नहीं ला रही। वो घुटनों के बल उसके करीब बैठ गया। मैं कैसे ईमान लाऊँ, कैसे भूल जाऊँ आपके शुरू-शुरू के दिनों के रवैयों को, जो कुछ आप कह रहे थे। अगर ये सच है तो फिर वो क्या था जो आप उस वक़्त कहते थे, जब मैं लाखों उम्मीदों के दिए, हज़ारों ख्वाब आँखों में सजाए आपके घर आई थी। दिल की उलझन ज़ुबान पर है, लाखों उम्मीदें, हज़ारों ख्वाब और करोड़ों वसवसे, बदगुमानियाँ, और इनके और तो अनगिनत थीं। उसकी कोई हद ना थी, ना शुमार। नसीब ने जताया और सर झुका के रह गई। भाभी ने तुम्हारे सारे अंदेशे बयान किए मुझसे कि तुम इस गलतफ़हमी का शिकार हो कि तुम्हें तरस खाकर इंसानी हमदर्दी के तौर पर कबूल किया जा रहा है। फिर मेहंदी वाले वाक़ये ने मुझे ये बावर करा दिया कि तुम खुदरुसी के साथ-साथ एहसास कमतरी का भी शिकार हो। इसमें तुम्हारा कसूर ना था। तुम्हारे साथ जो हालात रहे, उसमें अच्छे खासे मज़बूत असाब के मालिक भी, अफ़राद भी अपना एतमाद खोज सकते हैं। इसलिए तुम्हारा एतमाद वापस लाने और तुम्हारी बदगुमानियाँ दूर करने के लिए मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ा। मुझ पर ऐसी अजीबो-गरीब फ़िक्रें कसे और सबके सामने मेरा मज़ाक़ उड़ाकर आप समझते हैं कि आप मेरा इलाज कर रहे हैं। वो हकीकत जानकर फट पड़ी। जानते हैं आपकी सारी बातें सुनते मेरा दिल चाहता था मैं खुदकुशी कर लूँ। ये तुम्हारे अब इब्तिदाई एहसासात थे। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरा तरीका कारगर रहा। तुम खुद बताओ, अगर मैं पहली मुलाकात में वहाँ रफ़्त की जताता, तुम क्या समझती? तरस हमदर्दी है ना? इसलिए मैंने रफ़्ता-रफ़्ता तुम्हारा एतमाद बहाल किया। सबसे पहले एक तवील छुट्टी लेके के ज़रिए तुम्हें अपने घर और घर वालों के करीब रहकर इन सब से मानूस करवाने का मौका दिया, वरना सब समझ रहे थे कि 1 माह की छुट्टी मैंने किसी लंबी हनीमून ट्रिप के लिए ली है। जब तुम्हें एक भरे परे कुंबे की अपनाइयत और तवज्जो मिली, तुम्हारा एतमाद बहाल हुआ। अब मेरी बेनियाज़ी तुम्हें खलने लगी थी। तुम सोचने लगी, जब तमाम लोग तुम्हारी हैसियत तस्लीम कर चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं? तभी तुम इस चैलेंज को पूरा करने की ठान ली। तुम्हारे बगैर किसी पेशो-पेश के इस्लामाबाद चले आना इस सिलसिले की एक कड़ी थी, और यही मैं चाहता था कि बजाय इसके कि मैं तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास दिलाऊँ, तो खुद आगे बढ़कर मुझे अपने वजूद का एहसास दिलाओ। और अगर कई सारे किस्से में आपसे नफ़रत करने लग जाती, शदीद नफ़रत, तो फिर लब दाँतों तले दबाकर उसने शरारत से पूछा, नफ़रत और मुझसे? रज के सोना मुंडा है। मुंडे से कोई ऐसा हो ही नहीं सकता हो। ज़रा मेरी आँखों में बताओ। देख कर बताओ, क्या नफ़रत के काबिल हूँ? उसने उँगली से उसका झुका हुआ चेहरा ऊपर को उठाकर पूछा। आज तो उसके चेहरे की जगमगाहट रूठ पड़ती, खुशनुमा की जैसे आँखें ही चुंधी आ गई। मैं तो अब तक ये नहीं समझ पाई, आखिर आपने मुझमें क्या देखा है काम सी लड़की में? वो इतने करीब उसे इतने करीब पाकर उसकी शख्सियत के सैर में से मरगूब हो रही थी। जब आँख में शाम उतरे, पलकों पे शफ़क़ फूले, वो काजल की तरह मेरी आँखों को धनक छू ले। इस वक़्त कोई उसको आँखों से मेरी देखे, पलकों से मेरी चूमे। सहरज़दा सी आवाज़ में गुनगुना कर वो उसके करीब हुआ, तो वो बल खा के पीछे सरक गई। और एक बात और वो बेशक मुझे बहुत पहले से था। मेरी डायरी, नज़्में पढ़ चुरा कर आप ही भिजवा रहे थे ना? तुम मेरा सब कुछ चुरा लो और मैं तुम्हारी डायरी से नज़्में नहीं चुरा सकता। नहीं, बल्कि सच पूछो तो ये भी आप ही का एहसास ही था कि मुझ पर, वरना इससे पहले कब मुझे इस बात का एहसास था कि मुझ में कुछ सलाहियत है। अब एक एहसास आप भी कर लीजिए। उसने फरमाइश की, अरसे से ख्वाहिश है कि कभी मेरे सामने बैठकर कुछ गुनाह प्लीज़ आज चंद लफ्ज़ बोल कर उसके इसरार पर वो मांगी, रंगीला रे तेरा रंग में यूँ रंगा है मेरा मन। नसीब ने फ़ौरन उसके मुँह पर हथेली जमा दी। वो भी साख्ता हँसने लगी। खबरदार लड़की खबरदार, अच्छा कुछ और सुनाती हूँ। बुरे नसीब मेरे, मैंने तुझे उसे नाराज़गी से उठकर खड़ा होता देखा तो मुश्किल से शरारत पर रमाता दिल को कान पकड़ के सरज़निश की।
बुरा होना बुरा होना ठीक है, याद रखना तुम तन्हा हो और मैं और बेबस भी, जुल्म सितम की इंतहा कर दूंगा। उसने जिला सख्त शोर के स्टाइल में धमकी दी। लो खामखा मैं तन्हा और बेबस, एक फ़ोन करूंगी, नानो अब्बा जी से भाई बाजी सब आ जाएंगे आपकी खबर लेने। इसका मतलब है मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। वो रूठ के दूर बैठे पीछे से खुशनुमा ने धीरे से उसके शाने से टेक लगाते हुए दीन गुनगुनाहट बिखरी। मुंडा सोने रंग दा दिल लै गया मेरा, सो रब दी मुंडा सोने रंग दा। तो इसके साथ ही हमारा आज का नावल ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको ये नावल ज़रूर पसंद आया होगा। तो करीब दोबारा मिलते हैं किसी ने अच्छे से नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।